कल के विपरीत आज बाजार में है शानदार रिकवरी और तेजी का माहौल। दिन के आखिरी 1.5 घंटे में ये मजबूती और बढ़ेगी या फिर दिखेगा उतार चढ़ाव और आएगी मुनाफा वसूली। जो पोजीशन है उसमें क्या करें, नई बनाएं या नहीं, कल की क्या करें तैयारी, ढेर सारे सवाल है इस रिकवरी और इस तेजी में, मिलेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिद्धवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, 24 घंटों में क्या मूड माहौल बाजार का बगड़ा है। इनफैक्ट 24 घंटे भी नहीं, पिछले 3-4 घंटों में ही देखिए तो जबरदस्त मूड माहौल बदलते हुए दिखा है। चर्चा करनी है आपसे इस पर। पहले तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है। शानदार रिकवरी लौटती हुई दिख रही है। 17,200 के पार निकलता हुआ निफ्टी पौने 400 अंकों का दमदार उछाल 2.25% मजबूत बनता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी 900 पॉइंट की तेजी दिखा चुका है। सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं 1300 अंकों का नुकसान। कल के कमजोरी और कल के नुकसान की भरपाई काफी कुछ करने की कोशिश इस वक्त होती दिख रही है। रफ्तार सबसे ज्यादा है ऑटो शेयरों में, तेज दौड़ लगाते हुए। इनके ठीक पीछे एफएमसीजी, आईटी शेयरों में शानदार खरीदारी है, 2.5% ये सारे इंडेक्स मजबूत है। ब्रॉडर मार्केट में भी तेजी है, हालांकि उतनी नहीं जितनी शायद आप दिग्गजों में देख रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स 1% मजबूत। और ये मजबूती न सिर्फ हमारी है, पूरी की पूरी इंपोर्टेड है। अगर कमजोरी इंपोर्टेड है तो तेजी भी इंपोर्टेड है, ये ध्यान रखें। डाउ फ्यूचर्स ये बता रहा है कि मुश्किलें कम होती हुई दिख रही, कम से कम मार्केट के लिहाज से, और ऐसे में 225 पॉइंट ऊपर आपको इस वक्त नजर आएगा डाउ फ्यूचर्स, और यहीं से आपको तेजी के संकेत भी आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यूरोप के बाजार आधा से 1% मजबूत है, तो इस गलतफहमी में भी मत रहिएगा कि हम अकेले मजबूत हैं। पूरी दुनिया बेहतर होती हुई दिख रही है बाजारों के लिहाज से, और हम बेहतर होते हुए दिख रहे हैं उसी लिहाज से आपके लिए। तो कुल मिलाकर जो खबरें आती हुई दिख रही है वो खबरें ये आ रही कि शायद रशिया की सेना थोड़ी पीछे हटने के संकेत दे रही है। इस तरह की खबरें जो आती हुई दिख रही है, इसी के दम पर यूरोप में, अमेरिका के फ्यूचर्स में और भारतीय बाजारों में तेजी बनती हुई दिख रही है। तो हम यही कह रहे थे कि अगले 24 घंटे वो बोलते हैं पेशेंट, इसने 24 घंटे निकाल दिए तो बच जाएगा, 72 घंटे निकाल दिए तो बच जाएगा 36 घंटे। तो हमारे भी वो 24 घंटे में पेशेंट रिकवर हो गया है। देखो बिल्कुल सर, कुछ रशियन न्यूज एजेंसी से खबर आ रही है, हम भी इसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे। अब बाकी न्यूज एजेंसीज भी इसे पिकअप कर रही हैं, तो लग रहा है कि ऐसा ही कुछ डेवलपमेंट हुआ है। रशिया का कहना है कि जो सदर्न और वेस्टर्न उनकी आर्मीज हैं उन्हें वापस बेस में लौटाया जा रहा है। तो जो फॉरवर्ड एडवांस अटैक पोजिशन उन्होंने ली हुई थी, अब लग रहा है कि शायद थोड़ा वहां पर मामला सुलझते हुए दिख रहा है। वोलेटिलिटी का मतलब ही यही होता है। अगर 23% आपका विक्स बढ़कर आए, तो हमेशा मैं इसलिए कहता हूं कि वोलेटिलिटी से आमतौर पर लोग गलतफहमी ये रखते हैं कि नीचे जाएगा। वोलेटिलिटी का मतलब दोनों ही तरफ के मूव होते हैं, और वो दोनों तरफ के मूव इस तरह से आ सकते हैं। कल ऐसा मूड माहौल कोई सोच नहीं सकता था, और आज जैसा मूड माहौल है शायद किसी ने कल का सेशन नहीं देखा तो वो सोच नहीं सकता था। यही बाजार की खूबी और खासियत है, और यही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का फर्क है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली सेंटीमेंट के लिहाज से बाजार चलते हैं, और अगर सुबह से दीप हम यही बात करते थे, अगर अटैक हुआ तो हम गिरकर बढ़ेंगे, और अटैक नहीं हुआ तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। अब दोनों में से क्या होता है वो देखने वाली बात है। कल की जो डेडलाइन है उससे पहले ही इस बात के संकेत मजबूती के आते दिख रहे हैं कि शायद फिर भी मजबूत है, अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इसका मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि कोई कैसी खबर आ नहीं सकती। अब भी यहाँ से अच्छी खबर भी आ सकती है जो आपको 17,500 ले जाए, और कोई ऐसी खबर भी वापस आ सकती है जो 17,000 ले आए। इसलिए मैं वही पूछने वाला था, ये चिंता अभी के लिए खत्म या नहीं? अभी हावी है। देखो, जब एजेंसी कौन है? रशियन एजेंसी प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है, प्रेसिडेंट थोड़ी है, पुतिन थोड़ी है। करेक्ट। जब तक पुतिन साहब या यूक्रेन के राष्ट्रपति, जो भी उनका नाम मैं नहीं जानता, जब तक वो दोनों ना मिलके कहें कि हाँ भाई ठीक है मामला, तब तक है ना कुछ भी हो सकता है। हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं, प्रार्थना यही करते हैं, भगवान करे कुछ ना हो, लड़ झगड़ के किसका फायदा होना है, न दोनों देशों का, न मार्केट का, न किसी और का। इसलिए बेहतर है कि आप प्यार मोहब्बत से मैटर समझा लें, सुलझा लें। लेकिन इस लेवल तक पहुंचे तो नेचुरली कुछ न कुछ तो दिक्कतें हैं ही ना। सो पॉइंट ये है कि अब भी कोई एक छोटा मोटा स्टेटमेंट आपको ऊपर नीचे कर सकता है, और अच्छा स्टेटमेंट आ जाए, समझिए आज शाम को ही दोनों बोल दे भाई ठीक है यार, हो गया जो हो गया, अब हम बातचीत करेंगे, अगले 7 दिन 15 दिन हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। अगर इतना भी बोल दिया तो काफी है। करेक्ट। और अगर यही स्टेटमेंट ऐसा आ जाए पुतिन साहब का कि हमने पीछे लिए है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम खतरा टल गया है, हम अभी भी पूरी तरह से तैयार हैं, उत्तर से नहीं तो दक्षिण से कर देंगे। हो सकता है, होने में हो ही सकता है ना। सो वो भी हो गया तो वापस आप 17,000। सो इसलिए कहीं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, या जितना डर आपको तेजी कल और परसों मंदी देखकर लग रहा था, कल और शुक्रवार को, उतना ही डर आपको तेजी देख के भी लगना चाहिए। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको और कॉन्फिडेंट नहीं होने देना चाहता।
व्यू पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स है, वो सब ठीक है, अपनी जगह है, और कुछ अच्छे लेवल के पार भी निकला है निफ्टी। 17,100 आपका इंट्राडे में था, 17,200 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है, उसके ऊपर निकल रहा है, अच्छे संकेत है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप उतना ही ट्रेड करें जितना आप संभाल सकते हैं। अगर आपने यहां लिया, पता चला कि 17,500 के पहले 17,000 हो गया, तो क्या आप संभाल सकते हैं? करेक्ट। तो अपने रिस्क के हिसाब से देखिए, बाजार खराब था तो जितना एक्सेस डर लग रहा था वो गलत है, और बाजार अच्छा होता है, एक्सेस पॉजिटिव होना भी उतना ही गड़बड़ है। तो फिर आप दूसरों को दोष देंगे, अरे उस समय तो अब आई एम श्योर कि सब टेक्निकल एक्सपर्ट्स बाय कॉल आएंगे नेचुरली, स्क्रीन वो बता रही, चिल्ला कह रही है। तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट ध्यान रखना है अगले 1-2 दिन, और आपको संभाल के काम करना है, ये ध्यान में रखिए बस। अभी सब ठीक नहीं हुआ है, वैसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना। हम तो कहते हैं सब ठीक हो गया है, लेकिन किसी के मन में कुछ आगे कुछ बोल दिया तो करेक्ट स्टेटमेंट तो आ ही सकता है ना भाई। मैं एक सिंपल चीज जानता हूं दिलीप, जब तक यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति ना बोले ना, तब तक बाकी सब बेकार है। यस सर। उनसे हम ठीक हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, सब है। जब तक ये दोनों लड़ न ले, या जब तक ये दोनों न कह दे कि हम नहीं लड़ रहे हैं, तब तक आपकी तलवार लटकी हुई, यही बात है, खतरा टला नहीं किसी भी तरफ, वो ध्यान में। वो बात है, अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये है आपके लिए इस समय की बड़ी डेवलपमेंट। कुछ फॉरवर्ड पोजीशन से बेस रशियन ट्रूप्स को वापस लिया जा रहा है, ये आपके लिए खबर इस समय आती हुई दिख रही है, और इसका इंपैक्ट सीधा बाजार पर, दिन की ऊंचाई पर हम ट्रेड कर रहे हैं इस समय। आइए फिर बताते हैं आपको, एक तो ये अहम ट्रिगर है जिस पर बाजार की नजर है, और कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही आज के खबर। बिल्कुल, ये भी ले, इसके पहले एक बार इसको थोड़ा और डिटेल में हम इस खबर को समझा भी देते हैं कि भाई दक्षिण और पश्चिम इलाकों में रूस की सेना वहां गई थी। इसको कहते हैं ड्रिल। ड्रिल का मतलब मार्च पास्ट की तरफ क्या कह सकते हैं ड्रिल को हिंदी में, क्या कह सकते हैं? प्रैक्टिस, कवायद, मतलब ताकत दिखाना एक तरह शो ऑफ स्ट्रेंथ। हाँ, तैयार होना कि भाई हम तैयार हैं, मतलब जैसे सपोज, मतलब मैं ना, बजट हमारा सबसे बड़ा दिन है जिस दिन हम नंबर 1 हुए हैं। करेक्ट। अब मैं शनिवार या रविवार को आप सबको बुलाऊं और तैयारी के लिए बजट की, देखिए बजट की, ये ड्रिल है ना, वो वैसा। सो आपकी तैयारी बड़ी इवेंट के पहले की क्या है? तो वो रशिया के सैनिक अपनी तैयारी दिखा रहे थे कि देखो जी हम तैयार हैं, ये सब दिखो कि अब वापस अपने बेस में जा रहे हैं। उसमें क्या होता है, जो बॉर्डर होती है उससे थोड़ा दूर, कुछ किलोमीटर दूर, कहीं 5, 10, 15, 20, 25, 50 किलोमीटर दूर बेस होता है आर्मी का, वहां पर आर्मी रहती है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही सिस्टम है। बिल्कुल। जो बॉर्डर पे जो होते हैं वो आर्मी वाले लोग नहीं होते, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, बीएसएफ होती है, वो बॉर्डर की रक्षा करती है। आर्मी तो कभी कभार निकलती है, वंस इन अ वाइल, जब बहुत इमरजेंसी हो, युद्ध वाली सिचुएशन हो, तो लगभग सब जगह यही रूल फॉलो होता है। तो वो बीएसएफ वाले जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले होते हैं वो तैनात रहते हैं, आर्मी बेस कैंप पे रहती है। आर्मी अगर आगे आने का मतलब है कि बड़ा संकेत है। तो अब वो आर्मी वापस रूस की पीछे जा रही है, ये है मैटर। बिल्कुल सर, अगर ढंग से समझ लेना तो पता रहे ना भाई क्या हो रहा है, क्या है ना। सो वो वापस पीछे जा रहे हैं। अब मतलब पीछे जा रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं तो वापस आने में टाइम लगाएंगे। मतलब सोच समझ के आगे आते हैं और सोच समझ के पीछे जाते हैं। सो ये एक अच्छा संकेत है जो रूस की तरफ से आता हुआ दिख रहा है इस वक्त, और ये बाजार पसंद कर रहा है। फोटो भी बहुत अच्छी है। अगर देखो एक चीज है, अगर अपने को देख के ये लगता है कि ये इतने बर्फ में इतने ऐसे कैसे लड़ते होंगे, तो एक चीज बहुत क्लियर है, हमारे जवान भी बर्फ में भी लड़ते हैं, हमारे जवान रेगिस्तान में भी लड़ते हैं। एब्सोल्युटली। वहां तो रेगिस्तान है भी वहां पर नहीं है, वहां पर तो सिर्फ एक बार बर्फ में लड़ना आसान तो नहीं है, नो डाउट। रेगिस्तान से कंपेयर करें तो बर्फ में फिर भी आप कपड़े वपड़े, गर्मी का इंतजाम, गर्मी में क्या करोगे? एब्सोल्युटली, वो ज्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो सैल्यूट है हमारी इंडियन आर्मी को, जो मतलब वहां से लेके कहां तक पूरे एक्सट्रीम वेदर में। बिल्कुल सर। चलिए, तो अच्छी खबर है। और इस वक्त दिन के हाई पॉइंट पर 17,275 पर निफ्टी पहुंचता हुआ, ये आपके लिए आज का 17,300 का आज का फाइनल टारगेट था दीप, उसके बेहद करीब पहुंचते हुए दिखने चलिए। बिल्कुल सर, तो बढ़िया एक्शन है बाजार में। और आइए फिर जानते हैं और कौन से ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स। आइए कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। कैश स्पेस से अभी 2 नंबर्स क्रिसिल लिमिटेड और स्पाइस जेट अपने जो आंकड़े हैं वो डिक्लेयर करती हुई दिखेंगी। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक संभव है। साथ ही एप्लीकेशन जो दिया गया था इसमें स्पुतनिक लाइट के जेनरिक वर्जन को लॉन्च करने के लिए, ये आज एसईसी इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आएगी। बुधवार यानी कल के सत्र में शैफलर इंडिया अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा। साथ ही वेदांत फैशंस, इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। इशू प्राइस 866 रुपये प्रति शेयर तय किया गया और कुल ओएफएस
3,150 करोड़ का लगभग है। एक्स डेट इनफैक्ट जो इंटरिम डिविडेंड पावर ग्रिड ने दिया था 5.5 रुपये प्रति शेयर का, ये एक्स डेट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ग्लोबली यूएस के रिटेल आंकड़े, रिटेल सेल्स आंकड़े और साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आते हुए दिखेंगे। गुरुवार 17 फरवरी के दिन नेस्ले और अंबुजा सीमेंट ये इनके नंबर्स आएंगे। साथ ही नेस्ले की तो नतीजों के साथ साथ अंतरिम डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो इंटरिम डिविडेंड जिन्होंने डिक्लेयर किए थे वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे, जिसमें नाल्को, एनएमडीसी, एचएएल, एफएसएल और साथ ही एमजीएल शामिल है। और ग्लोबल स्तर पर जो इवेंट है वो है यूएस में एफओएमसी की मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो जारी होती हुई दिखेंगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। आइए आज की कुछ खबरें भी डालें और इससे पहले खबरों पर चलें। एक बार स्पाइसजेट को पुल अप कर लीजिए क्योंकि इसके नतीजे अभी अभी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। 1631 करोड़ से बढ़कर आए 2210 करोड़ की आई। कल आने वाले थे स्पाइसजेट के नतीजे, पर कल फिर मीटिंग को डिले करना पड़ा और आज आए हैं। कुछ पेंडिंग इश्यूज थे जिसकी वजह से मीटिंग टाइम पर पूरी नहीं हो पाई। एक मुश्त घाटा भी है 77 करोड़ रुपए का, पर आय में अच्छी बढ़त आपने स्पाइसजेट के लिए आते हुए दिखी। और यही नहीं, घाटे से मुनाफे में भी आ गई है एयरलाइन इस बार, तो वहां पर भी आपने अच्छा प्रदर्शन देखा है। करीब करीब 57 करोड़ के घाटे के मुकाबले 23 करोड़ का मुनाफा स्पाइसजेट ने आपने पोस्ट किया है। तो बढ़िया परफॉर्मेंस स्पाइसजेट की तरफ से। अन्य आय भी 190 करोड़ से बढ़कर 420 करोड़ की आई। तो ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस रही और स्टॉक भी इस समय रिएक्ट कर रहा है। इसकी चार्ट पर भी हमारे एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा। आइए तब तक देवांशी से जानते हैं कुछ खबरें इस समय जो इंपॉर्टेंट हैं। गुड आफ्टरनून देवांशी, बताइए। आफ्टरनून दीपांशु, आज सिप्ला पर नजर रखिए क्योंकि जो बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी उसका असर आपको स्टॉक प्राइस में देखने मिल रहा है। करीब 2.5% हिस्सा प्रमोटर्स ने बेचा है ये ब्लॉक डील के जरिए और हिस्से के बाद इस हिस्सेदारी बेचने के बाद उनका जो टोटल हिस्सा है वो आने वाले समय में प्रमोटर्स का कहना है कि ज्यादा जो हिस्सेदारी वो नहीं बेचेंगे। इसके साथ ही आईटी स्टॉक्स पर आज आपको पूरा फोकस करना है। आप देखिए जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई दिखी और जो बयान आते हुए दिखे वो काफ़ी पॉजिटिव थे आईटी इंडस्ट्री के लिए। आईटी इंडस्ट्री में 11 से 14% तक की ग्रोथ की उम्मीद हर साल लगाई जा रही है FY26 तक। इसके साथ ही उनका कहना है कि FY26 तक आईटी इंडस्ट्री में करीब $350 बिलियन तक की जो आय है वो होने की उम्मीद लगाई जा रही है। डिजिटल स्पेंड्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसका फायदा ग्लोबली आईटी कंपनीज को मिलता हुआ दिखेगा और इसके चलते ये सारी कंपनीज फोकस में है। एसीसी कंपनी ने अपना क्षमता विस्तार किया है। 1.6 MTPA यानी कि मिलियन टन प्रति एनम का विस्तार कर दिया है। 2024 तक सीमेंट क्षमता जो है इस प्लांट में वो 4.8 मिलियन टन होने की उम्मीद है और साथ ही उनकी जो क्लिंकर की क्षमता है वो भी बढ़ती हुई दिखेगी। सैक्सॉफ्ट एमसी कंसल्टिंग का अधिग्रहण किया है कंपनी ने और आखिर में एक ब्लॉक डील होती हुई दिखी थी एनटीपीसी पर, जहां पे 16 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे, तो ये स्टॉक भी फोकस में था। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त, सारी की सारी खबरें इस वक्त आपके लिए। आइए बढ़ते आगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, संदीप जी, नितिन जी, विश्वेश जी, सारे के सारे, मतलब जरूरी नहीं कि सारे जोड़ियों में हो, बोला मैंने जोड़ियों में, जोड़ी एक ही है कुणाल जी और राकेश जी की, बाकी सब इंडिविजुअली जुड़ चुके हैं। आइए पहला बिगुल क्लोजिंग शो का वागले साहब के लिए। बताएं वागले साहब। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। मुझे बाय करना है हीरो मोटोकॉर्प। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी एक 10 रुपये नीचे दिया है 2700 के आसपास। अभी 2710 2711 है। यहाँ से लेकर 2700 तक बाय करें। 2680 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और मुझे ये 2800 2810 में भी 2820 तक कल तक जाने के लिए तैयार दिखता है। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प पर खरीदारी की राय इस समय आती हुई दिख रही है। कुणाल जी, एक बार जरा स्पाइसजेट के चार्ट पर अपनी राय दे दें क्योंकि नतीजों के बाद बढ़िया रिएक्शन इस समय दिखा रहा है, क्या करना है इस पर? देखिए, अगर आप ओवरऑल चार्ट देखेंगे दीपांशु तो काफी करेक्टेड स्टॉक है, एक मजबूत सपोर्ट है और सपोर्ट से ही बाउंस आता हुआ दिख रहा है। रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। मुझे लगता है कि 60 रुपए के लेवल्स के आसपास अब एक सपोर्ट बन गया है, लेकिन खरीदारी की राय नहीं है क्योंकि हर लेवल पर रेजिस्टेंस दिखाई देती है। तुरंत मुझे रेजिस्टेंस 65 रुपए के आसपास दिखती है, तो 65 पार होगा तो फिर आप 68 पर रेजिस्टेंस देखेंगे। हर 3 रुपए पर रेजिस्टेंस है, इसलिए मेरी राय में वेट एंड वॉच करें। इससे बेहतर विकल्प बाजार में है। और अनिल जी को बहुत बहुत ढेरों बधाइयां। क्या हुआ ऐसा, मुझे पता ही नहीं है। अनिल जी देखिए, ये होता है कि जो कहा जाए उससे ज्यादा करने का नतीजा देखिए अनिल जी। हाँ,
कल हम चर्चा कर रहे थे वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन डे के अगले दिन। बराबर है। तो देखिए अनिल जी, आपकी रिसर्च 100% सही साबित हुई है अनिल जी। बिल्कुल, और उसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो कुणाल जी है। कुणाल जी है, क्योंकि कुणाल जी आपने आइडिया दिया कि वैलेंटाइन डे के दिन मार्केट कैसा रहता अनिल है, जी। हमने वहां से आइडिया लिया और उस आइडिया के बाद हमने एक और आइडिया ये लगा दिया कि अगले दिन क्या रहता है। करेक्ट। तो बिल्कुल कई बार रिसर्च काम आती है, तो बिल्कुल आपका आइडिया था और धन्यवाद आपका भी, हमारी टीम का भी। क्विक रेस्पॉन्स, फटाफट किया और दूसरा भी आपके सामने रख दिया ताकि आपको कंफर्ट आ जाए कि जितना ज्यादा गिरे उस प्रोपोर्शन में हम बढ़ भी सकते हैं। और देखिए तीसरा धन्यवाद हमारी प्रोडक्शन टीम का, पीसीआर का। देखो इतने फास्ट है, हमने मतलब पता भी नहीं कि ये डिस्कशन आने वाला है। आप देखिए कल के ग्राफिक्स भी तुरंत एकदम आपके सामने। तो गजब की शानदार हमारी टीम है, चाहे वो पर्दे पर है चाहे पर्दे के पीछे है। कमाल का, माय गॉड, बाजार देखो जैसा कल कैसा था कि जैसे एक बार देख के पलक जब कहो तो 10 20 25 नीचे अभी आज के जैसे ऐसे ऊपर देखो तो 10 20 25 ऊपर 17,300 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ। बहुत ही बढ़िया, ये है आपके लिए एक्शन। तो कुणाल जी एक बार फिर से आपका धन्यवाद। बिल्कुल, और जबरदस्त एक्शन में बाजार, जबरदस्त एक्शन में स्टॉक्स भी इस समय आपको आते हुए दिख रहे हैं और पूरे बाजार में रिकवरी है। तो आइए कुछ जो बजिंग स्टॉक्स हैं इस समय उसी पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले ली जाए। सारे के सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स इस समय आपको तेजी में आते हुए दिख रहे हैं और कुछ हाई बीटा काउंटर्स पर अब आपको अच्छी खरीदारी आती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर रखिए नजर। कैनफिन होम्स, इस पर एक अच्छी परफॉर्मेंस बन रही है और अच्छा स्पाइक आया है। विश्वेश जी गुड आफ्टरनून, क्या करना है? कैनफिन होम्स में स्पाइक कर रहा है। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए मुझे ऐसा लगता है जो अनिल जी ने शुरू में कमेंट्स किया उसको स्टिक करना चाहिए समवेयर। ये अभी आज अगर आप देखोगे तो 2 करोड़ शेयर ओवरऑल निफ्टी में पुट राइट हुआ और कॉल साइड अभी थोड़ा सा अनवाइंडिंग दिख रहा है। तो दिस इज मोर ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग रादर देन अ बिल्डअप। अभी भी हम ब्रॉड रेंज में हैं और अगर कैनफिन होम की बात करें तो मुझे लगता है 630 इज अ लेवल जिसके ऊपर जाने के बाद ही शायद कोई फ्रेश मोमेंटम बिल्ड होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गनगो नहीं होना चाहिए ऑफ द स्टॉक्स जो नीचे से घूम रहे हैं, बिकॉज हमारा जो इनहेरेंट वीकनेस है दैट इज FII सेलिंग। वो नंबर्स जब तक टर्न नहीं होते तब तक मुझे नहीं लगता है कि मार्केट स्टेबल होगा। देयर इज गोना बी अ वॉलेटिलिटी। सो 630 के ऊपर शायद रिव्यू करेंगे कैनफिन को, अभी फिलहाल वेट करने की सलाह है। 630 के ऊपर रिव्यू किया जाएगा कैनफिन को, फिलहाल वेट करने की जगह है। LIC हाउसिंग, नितिन जी जरा इस पर अपनी राय दें। कल जितना गिरा था आज उतनी ही रिकवरी है। कल भी 6-7% गिरा था, आज 6-7% ऊपर आते हुए दिख रहा है। क्या राय बनती है सर अब इस चार्ट पर? काइंड ऑफ गैप फिलिंग है और अभी भी हम देख रहे हैं कि इसमें रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है 390-95 की रेंज। तो मेरे ख्याल से इस लेवल पे बाइंग नहीं करना चाहिए। 395-396 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ऊपर अगर फंसी हुई पोजीशन है तो इस लेवल पे एक बार एग्जिट करना चाहिए। अगर आपकी फंसी हुई पोजीशन है तो ये अब एग्जिट के लेवल्स हैं, ना कि इसे चेज करने की। तो ये फ्रेश अब कॉल लेने के लेवल्स इस स्टॉक पर फिलहाल तो नहीं है। ये राय आपके लिए आ रही है नितिन जी की तरफ से। कुछ और स्पेसेस जहां पर अच्छी मूव आ रही है, बजाज फाइनेंस में अच्छी मूव है 5% ऊपर। NBFC इस समय अच्छे एक्शन में आ रही है। बंसल जी बजाज फाइनेंस पर कोई राय सर? दीपांशु बड़ा अच्छा मूव आया है। इनफैक्ट ना सिर्फ कल के हाइस के ऊपर निकला है, पिछले 2 दिन के हाइस के ऊपर स्टॉक निकल चुका है। तो क्लियरली यहाँ बने रहने की राय है। नीचे में देखें तो 69.80-85 अच्छा सपोर्ट है, वहाँ का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और ऊपर में 71.60, 71.70 के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और दीपांशु साथ में गुजारिश है चार्ट कॉर्नर के बिगुल की। बिगुल राकेश जी कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु चार्ट कॉर्नर पिक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखें तो बिल्कुल भी जो कल की मंदी थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा, कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ। स्टॉक में आज पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और एक नेकलाइन 2400 के एक नेकलाइन को स्टॉक ने तोड़ा है। और जिस तरीके का रिलायंस का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये एक सरप्राइज बिग अपमूव दिखा सकता है। तो फ्यूचर के जरिए, ऑप्शन के जरिए, दोनों तरीके से रिलायंस में खरीदारी की जा सकती है। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए दीपांशु, एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ा है 2400 के ऊपर रिलायंस में। एकदम मौके पर मैं और राकेश जी इसको पकड़ पाए हैं। खरीदारी की हमारी राय है, स्टॉप लॉस रखना है 2385 रुपए पर। 2385 का स्टॉप लॉस रखें। 2402 2404 का भी रेट चल रहा है, इन्हीं स्तरों पर खरीदना है। पहला टारगेट होगा 2450 रुपए का, 2450 का। इवेंचुअल टारगेट 2485 का, 2435 का। रिलायंस में हमारी खरीदारी की राय। यह है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। 2385 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में टारगेट 2450 2485। सुबह भी तो किसी ने बोला था खरीदने के लिए, मुदित जी 2350 में। वाह, मुदित जी के मजे हो गए भाई। उनके तो 2430 का टारगेट आ भी गया। मुदित जी बधाइयां ले लो आप ऑफ एयर के लिए। तो मुदित जी का जबरदस्त कॉल रहा है ये रिलायंस खरीदारी करने का। एक्शन भरपूर चल रहा है और वो चल रहा है कमोडिटीज में। और क्या एक्शन है, क्यों है, कितना है, ये सारी बता रही है। हमारे साथ जुड़ रही है नेहा आनंद। नेहा बताइए, कमोडिटीज मार्केट में तो धमाल मची हुई है। बिल्कुल सर, चांदी ही चांदी है। और इनफैक्ट मैंने सोने चांदी की बात की सर, ये कितना या किसी एक कमोडिटी की नहीं है, ग्लोबल कमोडिटी मार्केट की मैं बात कर रही हूं। नॉन एग्री स्पेस में, एग्री स्पेस में आप किसी कमोडिटी को उठा के देख लीजिए। कहा जा रहा था कि 2021 के बाद इसका सुपर साइकिल खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे के मूड में लग नहीं रहे हैं। अब नॉन एग्री स्पेस की अगर बात करें तो हम तो डे इन डे आउट जी बिजनेस पर इसकी बात कर ही रहे हैं। ब्रेंट तेल की बात करें, WTI क्रूड की बात करें, हाँ ऊपरी स्तर से नीचे आया है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट अब खत्म होने की कगार पर लग रहा है, उसके बाद तो हमने रिएक्शन देखा है। लेकिन इस साल अब तक अगर बात की जाए, ब्रेंट 25% भाग चुका है। हमने $96 तक इसको ऊपर जाते हुए देखा था। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि रूस यूक्रेन का अगर युद्ध होता है तो ये आगे भी भाग सकता है। लेकिन अगर फंडामेंटल अभी भी देखी जाए, सप्लाई की स्थिति अभी भी टाइट है और डिमांड बहुत जबरदस्त निकल कर आ रही है, तो ये आगे भी सपोर्ट करेंगे। नेचुरल गैस की भी वही कहानी है, 20% इस साल अब तक ये कमोडिटी भाग चुकी है। सप्लाईज की किल्लत है और सामने जो मांग है वो बहुत जबरदस्त है। सोने चांदी की बात करें तो आज तो ऐतिहासिक दिन सोने के लिए रहा ही है, क्योंकि एक साल के बाद हमने 50,000 का जो गोल्डन लेवल है वो पार होते हुए देखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्ट्रेंथ है, इस कारण से सोना और चांदी दोनों भागे हैं। हाँ, इनमें जो रैली है थोड़ा देर के बाद आई है, 5.5-6% अभी तक हमने इन्हें भागते हुए देखा। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अब यहां से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शायद $1900 का भी लेवल देखने को मिले। मेटल मार्केट में सबसे ज्यादा दमखम एल्यूमिनियम निकल ने दिखाया है, क्योंकि अगर उसके वेयरहाउस इन्वेंट्रीज पर नजर डाली जाए, मल्टी ईयर लोज पर चले गए हैं। एल्यूमिनियम 13.5-14 साल की ऊंचाई पर है, और अगर निकेल की बात करें तो इसको भी हमने 4 से 5 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड करता देखा है। अब ये तो सिर्फ नॉन एग्री स्पेस की बात हो गई, लेकिन जब हम एग्री स्पेस पर नजर डालते हैं, खाने के तेल, तिलहन, कॉफी, चाय, चीनी, हाँ चीनी की कीमतें थोड़ा नीचे आई हैं, लेकिन अगर हम उसे सालाना आधार पर कंपेयर करें तो वो अभी भी ऊपर है। आप कॉफी देख लीजिए, कॉटन देख लीजिए, सब में जबरदस्त स्ट्रेंथ है। अरेबिका कॉफी की बात कर लीजिए, ग्लोबल सप्लाईज यहां पर घटते हुए नजर आ रहे हैं। सोयाबीन की बात कर ले, पाम तेल की बात कर ले, इन सब की कीमतें इस साल अब तक हमने देखा है 13 से 20% तक ऊपर भाग चुकी हैं। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो पाम तेल का बहुत बड़ा उत्पादक है, एक्सपोर्टर है। उन्होंने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, और बहुत सारे कारण हैं। एग्री जो चुनिंदा बहुत सारी ऐसी एग्री कमोडिटीज है जिसको लेकर ग्लोबल मार्केट में अगर बात की जाए, साउथ अमेरिका में आप बात कर ले, ब्राजील एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है, यहां पर वेदर कंसर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। और हाल फिलहाल में जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर सप्लाई डिमांड एस्टिमेट, जो कि अमेरिकी कृषि विभाग की रिपोर्ट है, उसमें भी ये बात सामने निकल कर आई है कि दुनिया में कॉटन का इस बार उत्पादन कम रह सकता है, भारत में उत्पादन कम रह सकता है। और सेम केस तिलहन, कॉफी, चीनी सबके साथ है। तो ये कुछ बड़े कारण है जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा रनअप देखा है, और आगे भी ये सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। तो आप कह रहे हैं सारी कमोडिटीज महंगी हो गई, हो गई हैं सर, अभी भी और खाने पीने की भी तो सब ये भी ट्रेड होती है। हवा वो हो जाएगी, एक दिन आएगा वो सर, दिन जरूर आएगा। हवा तो खा सकते हो, उसके तो दाम में खा सकते हैं। अब यही रहा है जिस हिसाब से चाय, कॉफी, शुगर और क्या क्या, मतलब चावल, सब कुछ सर, सब कुछ महंगा है। गेहूं महंगा हो गया, गेहूं महंगा। ओके, तो चलिए, सिर्फ एक हवा सस्ती है वो खाइए, बाकी लेकिन कमोडिटीज में जो भयंकर तेजी चल रही है उसका पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखा नेहा ने। थैंक यू नेहा। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब सुमित जी तैयार है हमारे साथ सुपरहिट शेयर लेकर। बताएं सुमित जी।
कि मार्केट्स के अंदर सुपर मूवमेंट मोमेंटम बना हुआ है, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है अदानी पोर्ट। 715 716 का अभी भाव चल रहा है। 695 का स्टॉप लॉस लगा के अदानी पोर्ट के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करे। अदानी पोर्ट के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ बनेगा, जिसके अंदर 730 रुपए से लेके 745 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। 695 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 730 745 ये दो टारगेट्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 730 745 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें। अदानी पोर्ट्स ये है आपके लिए एक काउंटर जहां पर आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। डीएलएफ में भी अच्छी मूव आ रही है, एक फ्रेश स्पाइक डीएलएफ के चार्ट पे बनते हुए दिखा है। बंसल जी, कुछ करना है डीएलएफ के साथ? बिल्कुल दीपांशु, ना सिर्फ स्पाइक आया है, इसके अंदर भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर कल के सत्र में जो एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था 360 का, उसके नीचे स्टॉक ने सस्टेन नहीं करा है। तो डेफिनेटली दीपांशु, ये स्टॉक भी एक परफेक्ट शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश लॉन्ग्स का कैंडिडेट है। थोड़ी सी करेक्शन में अगर स्टॉक 363.5 363 तक मिलता है तो अच्छे स्तर हैं। 360 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 372 375 के टारगेट्स के लिए डीएलएफ पे खरीदारी की राय है। बिल्कुल, 372 375 के टारगेट से डीएलएफ पर करें खरीदारी। बट विश्वेश जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज सुबह भी स्ट्रेंथ दिखा रहा था जब कमजोर बाजार था। आई थिंक भसीन साहब भी सुबह खरीदने की राय देके गए थे। 6% ऊपर है इस समय चार्ट्स पर गोदरेज प्रॉपर्टीज। क्या चल रहा है यहाँ पर सर? देखिए दीपांशु, इसको शॉर्ट टर्म नहीं देखना चाहिए। इनफैक्ट मुझे जहाँ तक लगता है कि रियल एस्टेट एज अ सेक्टर अगले 2-3 सालों के लिए अच्छा चलेगा। इनफैक्ट आई एम सीइंग दिस इज अ नॉट शॉर्ट टर्म, बट मुझे लगता है 6-8 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी 2500 से ये अगर 1400 तक आ चुका है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, और ओवरऑल अगर रियल एस्टेट पे व्यू बात करें तो पॉजिटिव है। मुझे लगता है इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो नहीं लेना चाहिए कि स्ट्रक्चर अभी भी वीक है और यहाँ पे 1600 के ऊपर जाएगा फिर ही व्यू चेंज करेंगे। लेकिन अगर आप होल्ड करना चाहते हो फॉर मोर देन 2-3 क्वार्टर, देन मेरे हिसाब से इट मेक्स सेंस टू बाय इन कैश। ये है आपके लिए राय इस वक्त गोदरेज प्रॉपर्टीज में। जल्दी से एक बिल्कुल नितिन जी के लिए, और उसके बाद आ रही है आपके लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। बताएं नितिन जी। अनिल जी, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की 770 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 14 रुपए में मुझे मिल रही है, और इसका स्टॉप लॉस 8 रुपए का होगा और टारगेट 23 रुपए का होगा। आज जो निफ्टी के मेन टॉप स्टॉक्स हैं उसमें सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन हम आईसीआईसीआई बैंक में देख रहे हैं, करीब 7% का ओआई एडिशन है। कल इसमें काफी शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ था, वो शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक 790 तक जाना चाहिए, इसलिए हम एट द मनी कॉल ऑप्शन 14 में लेंगे। 22-23 के टारगेट, 8 के स्टॉप लॉस। ओके, तो 14 रुपए में खरीदें, 8 रुपए का स्टॉप लॉस और 23 रुपए का टारगेट। यह है आईसीआईसीआई बैंक का 770 रुपए का कॉल ऑप्शन आपके लिए। आइए, तैयार है अनुराग शाह बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। अनुराग, बताएं क्या है बड़ी खबर आपके पास? देखिए, विनिवेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। जिस तरह से सरकार फास्ट ट्रैक पे आ रही है विनिवेश पे, और आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को लेकर काफी चर्चा है, तो सरकार का मकसद है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक जो है वो आईडीबीआई बैंक के अंदर भी जो विनिवेश की प्रक्रिया को पूरा करना है उसको अंजाम दिया जा सके। और हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 3 हफ्तों के अंदर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को है बुलाया जाएगा, और इसके बाद जो है पूरी कोशिश है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक इसको प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। तो अब गणित क्या बैठता है आईडीबीआई का? आईडीबीआई बैंक के अंदर एलआईसी की हिस्सेदारी है 49%, सरकार की हिस्सेदारी है करीब 46%। तो इसमें एलआईसी के द्वारा जो है सरकार को एक नोट भेजा गया था, वित्त मंत्रालय को एक नोट भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो नया निवेशक है जो आईडीबीआई बैंक को खरीदना चाहेगा तो वो मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ खरीदना चाहेगा। तो अगर सरकार वहां पर अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रही है यानी 46%, तो एलआईसी तैयार है 6-7% हिस्सा देने के अंदर, और फिर वो मिला के 51% हिस्सा हो जाएगा। तो ये जो गणित को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से एलआईसी ने नोट बनाया है और सरकार को भेजा है, और इसी पर आगे बढ़ते हुए जो इस वित्त वर्ष के अंत तक जो आईडीबीआई बैंक के डाइवेस्टमेंट का जो प्लान है उस पर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है।
तो ना ही LIC के IPO बट इवन IDBI का डाइवेस्टमेंट, सर ये बड़ी खबर आ रही है कि ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली लग रहा है कि ये दोनों डेवलपमेंट साथ में आपको होते हुए दिखेंगे। कैसे देखें सर इस खबर को? दोनों लिहाज से बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ी खबर है, क्योंकि ये तो बड़ा काम हो जाएगा। और IDBI बैंक वैसे तो डाइवेस्टमेंट के लिए तैयार ही है, उसमें कुछ ऐसा बचा ही नहीं जिसके लिए इंतजार करना पड़े। बिल्कुल, मतलब सब कुछ हो चुका, खाली दूल्हा ढूंढना बाकी है। करेक्ट है ना, मतलब आपने वो शादी की सारी तैयारियां कर दी, वैसा वाला है। तो IDBI के लिए तो बहुत ईजी, और IDBI तो प्रॉफिट मेकिंग सबसे पहले PCA से बाहर भी आया था, ये तो आसानी से बिकेगा। और दूसरी चीज क्या है, आप एक पर्सपेक्टिव में देखिए, लाइसेंस मिल कहाँ रहा है? हाँ, किधर है लाइसेंस? नहीं मिल रहे, है ना। और कॉर्पोरेट्स को तो RBI डायरेक्टली लाइसेंस देने के मूड में ही नहीं है जी। तो जिनको लेना है उनके लिए तो गोल्डन चांस है। IDBI अच्छा ब्रांड के साथ आ रहा है जी, राइट। सो मेरे ख्याल से और अगले 3 हफ्ते में अगर EOI आ जाता है, उस पर फैसला हो जाता है, तो बहुत ही जबरदस्त काम हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये मार्च के पहले अगर करते तो इसमें है ना, सबसे बड़ी चीज है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि हाँ, जो कंपनियां सब तरीके से तैयार है डाइवेस्टमेंट के लिए, उसको आप कर रहे हैं, ये बड़ी चीज है। करेक्ट सर, इसमें पेच यही पड़ रहा है, हमने कई सारे बैंकर्स से और बात करी, जो भी नए निवेशक आना चाहते हैं वो मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ लेना चाहते हैं। तो अभी जो दोनों बड़े निवेशक है, सरकार और LIC के पास 49% है, सरकार के पास 46% है। तो यहां पर जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि सरकार अपनी 46% हिस्सेदारी दे और 7-8-10% तक LIC दे, तो जो नया निवेशक है वो 51% से ज्यादा हिस्से के साथ IDBI बैंक को खरीदेगा और मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ खरीदेगा। तो ये पेच यही है, और इस पे सरकार भी काम कर रही है कि किस तरह से जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में ऑफर किया जाए, जहां पर नए निवेशक के लिए मैनेजमेंट कंट्रोल को भी कर लेने का मौका हो। इसमें दीप एक चीज और भी है, IDBI बैंक के लिए तो खैर ये अच्छा ही है। एक बार जरा मैं IDBI बैंक पर राय लूं, उसके अलावा एक और स्टॉक के लिए भी अच्छा है जी। पहले IDBI बैंक के चार्ट्स पे राय ले ली जाए। सुमित जी जरा चार्ट्स देखिए, पहले इस पे राय दीजिए आप। अनिल जी, IDBI बैंक के अंदर मेरे को लग रहा है कि पोजीशंस तो होल्ड करके चले, कोई भी डिप आता है तो इसमें खरीदारी करें। IDBI बैंक अभी एक रेंज में चल रहा है, जिसके अंदर जो नीचे का सपोर्ट बना हुआ है 44 रुपए से लेकर 45 रुपए तक का, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस बना है वो 54 रुपए से लेकर 55 रुपए तक का। तो ये इस रेंज के अभी लोअर बैंड से स्टार्ट कर रहा है ऊपर का मूव, तो स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। यहाँ से इमीडिएटली ऊपर में 54 से 55 रुपए तक का मूव तो शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलेगा, और पोजिशनली इसके ऊपर के लेवल IDBI बैंक के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये बड़ी चीज है, यहाँ पर स्टॉक के लिहाज से बड़ा एक्शन होता दिखा है। एक और बड़ी बात जो मैं बोल रहा था जी, वो ये है कि अगर IDBI बैंक का डाइवेस्टमेंट अलग से हो जाता है, तो कल जो हम बात कर रहे थे कि LIC की अगर 2 कंपनियां हैं, दोनों हाउसिंग फाइनेंस में, तो एक को या तो बंद करना पड़े या दोनों को मर्ज करना पड़े, क्योंकि दोनों सेम बिजनेस में नहीं रह सकते जो गाइडलाइंस के हिसाब से। ये RBI ने इसी शर्त पे मंजूरी दी थी। करेक्ट। तो अगर विनिवेश हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो फिर तो LIC हाउसिंग के लिए भी अच्छी बात, अच्छी खबर है, सही बात है ना। तो LIC 8% खैर 8% तो इसलिए भी ऊपर हो सकता है, कल गिरा भी था। हाँ, बट ये LIC हाउसिंग के लिए भी अच्छी खबर है कि उनको अब वो डाइवेस्टमेंट करने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं रहेगी, जो पहले अदरवाइज हो सकती थी, या फिर मर्जर करना हो, या फिर आपको कुछ और सोचना हो कि क्या करें क्या नहीं करें। तो मेरे ख्याल से इनडायरेक्टली LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए भी अच्छी खबर है ये। तो ये दोनों ही कंपनियों के लिए, IDBI के लिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए अच्छी खबर। बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी होती दिख रही है, 387 पर 8% ऊपर। कुणाल जी चार्ट पर डालिए नजर, कितना और ऊपर जाएगा? अनिल जी देखिए, चार्ट बहुत ही जबरदस्त है, और इस स्टॉक में देखिए एक पैटर्न बना है जो कि मेरा फेवरेट पैटर्न है, बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न इसको कहा जाता है अनिल जी। और अगर आज ये 382 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये अगला पड़ाव इसके लिए 410 रुपए का होगा। 410 रुपए मान लीजिए इसके लिए सबसे बड़ी बाधा है। 410 जैसे ये स्टॉक पार करेगा फिर इसको कोई रोक नहीं पाएगा अनिल जी, फिर मुझे लगता है बड़ी तेजी बनेगी। तो पहला टारगेट 410 रुपए का, 410 पार हुआ तो फिर 435 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। 410, 435 वहां तक जाने की तैयारी इस वक्त है। तैयारी है सेठी साहब की भी, और देख लेते हैं सेठी साहब की क्या तैयारी, जान ले पहचान ले। और सेठी साहब के लिए बिगुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब। एक तो आपका कल का भी, कल तो थे ना सेठी साहब, कल नहीं थे, आज सुबह थे। हाँ आज सुबह वाला स्टॉक बड़ा कमाल करता गया। मैं देख तो रहा था, कौन सा याद नहीं आ रहा मुझे, शायद सुबह कौन सा इंफ्रा कंस्ट्रक्शन वाला कोई एक स्टॉक आपने दिया था, फिर दिन में मेरी नजर पड़ी थी, बड़ी तेजी से भागा था। GR इंफ्रा था या HEG इंफ्रा?
एचजी इंफ्रा अनिल जी हाँ। 585 के लेवल पे रिकमेंड किया था एज माई शॉर्ट टर्म पिक टुडे। एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में 610 का टारगेट था, वो अचीव हो गया। अभी 612-13 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। बातें बधाइयाँ सर, बधाइयाँ, बहुत ही बढ़िया। अब बताएं सर, आज क्या इरादा है आपका? बिल्कुल अनिल जी, 2 स्टॉक कैश मार्केट के, दोनों में खरीदारी करनी है। और आज सुबह का वर्धमान टेक्सटाइल्स भी अच्छा कर रहा है, 4-5% वहां से बढ़ गया है। जिस लेवल पर रिकमेंड किया था वहां से अभी 4% 5% ऊपर है वो भी। बाकी लॉन्ग टर्म टारगेट उसके 3000 के है जो इंटेक्ट है। और अनिल जी देखिए, बाजार में बहुत ही शार्प, एक बहुत ही अच्छी रिकवरी देखी जा रही है। इतना जल्दी इतना रिवर्सल आएगा ऐसा अंदाजा नहीं था। हालांकि मेरा ये डेफिनेटली मानना था कि हम जिस एरोप्लेन में बैठे हैं वो एक टर्बुलेंट वेदर से जरूर गुजर रहा है, बट एरोप्लेन में खराबी नहीं है, मतलब क्रैश होने जैसा माहौल नहीं था। बट वो वेदर जैसे ही क्लियर होता, वापस से सब कुछ ठीक होता, तो अब आज जैसे ही थोड़ी बहुत हल्की फुल्की खबरें आने लगी रशिया से कि वहां पे वो वापस बेस की तरफ ट्रूप्स आ रहे हैं, तो बाजार ने कमाल की रिकवरी दी है। कल का ऑलमोस्ट 550 पॉइंट की जो गिरावट थी उसको अभी 450 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है। अनिल जी, जो 2 स्टॉक पे खरीदारी करने की सलाह, उसमें जो पहला स्टॉक है वो एक फार्मा कंपनी है। कंपनी का नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक, जो कि अभी 155-56 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये भारत की सबसे बड़ी एनिमल हेल्थ केयर कंपनी है और दुनिया की 20 सबसे बड़ी एनिमल हेल्थ केयर वाली कंपनियों में से एक है। 100 से ज्यादा देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। और बाकी अनिल जी, इसके जो प्रोमोटर है, जो आजकल इस कंपनी इज मैनेज्ड एंड प्रोमोटेड बाय कार्लाइल ग्रुप, जो कि अपनी मॉरिशस बेस्ड सब्सिडरी है हार्बर इन्वेस्टमेंट, उसके थ्रू 53% स्टेक इसमें ओन करती है। एक प्योरली R&D फोकस कंपनी है और कई सारे इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करके अच्छी दर से ग्रो कर रही है। ओवर द वीकेंड इसके इस तिमाही के नतीजे भी बेहद ही शानदार थे। और बाकी भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अच्छे बहुत ही कम डेट इक्विटी रेशियो है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है। और इस कंपनी ने हाल ही में अपने एक मिस्टर राजाराम नारायणन, जो सनोफी इंडिया के एमडी रहे हुए हैं या सनोफी इंडिया के एमडी हैं, उनको अपॉइंट किया है एज ए सीईओ, जो कि इस कंपनी का कार्यभार संभालेंगे अप्रैल 11 अप्रैल 2022 से। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से कमाल करेगा। और एक और इसमें अच्छाई ये भी है कि ये अपने रिसेंट हाइस 190 के हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होके इन लेवल्स पे आया है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक यहाँ से 170 तक के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 150 रुपए। 150 रुपए ये है आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल, 170 रुपए ये है टारगेट। सीक्वेंट साइंटिफिक ये है स्टॉक जो पसंद है सेठी साहब को पहली पिक के तौर पर। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक? अली जी, जो दूसरा स्टॉक है वो एक छोटी साइज की आईटी कंपनी है। आज आईटी सेक्टर वापस से फ्लेवर में है। स्टॉक का नाम है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, जो कि अभी 524-25 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी भी एक लीडिंग क्वालिटी इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम करती है। 500 में से 50 फॉर्च्यून 500 कंपनीज इनके क्लाइंटल है और नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंपनी है। इनके जो रेवेन्यूज है उसका 82% कम्स फ्रॉम यूएस। और यूएस में जिस तरह की ग्रोथ की उम्मीद है, जिस कारण से फेड भी बहुत उत्साहित है रेट हाइक करने के लिए, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए। और अच्छी बात ये भी है कि ये भी अपने रिसेंट हाइट 675-80 के हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होकर इन लेवल से 525 के आसपास अवेलेबल है। अच्छा डिविडेंड देती है, 2.5 रुपए का डिविडेंड दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 28%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36%। पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा है 48% का। और आईटी कंपनियां तो जीरो डेट होती ही है। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी सिर्फ 15 के मल्टीपल पे एक अच्छी क्वालिटी की आईटी कंपनी अवेलेबल है। मुझे लगता है इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 550 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 520 रुपए। ओके, 500 कितना, 520 का रखना है स्टॉप लॉस? हाँ, और 550 का टारगेट। ओके, ये है आपके लिए राय। सिग्निटी टेक ये है स्टॉक जहां पर सेठी साहब इतना बढ़िया मूड माहौल है, एक आध एफएनओ वाला भी ढूंढ ही लो। हाँ, अनिल जी, मैं जुड़ा हुआ हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। हाँ, मतलब आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 3:30 के पहले बता देना बस आप। हाँ, क्या 3:30 बजे के बाद हमारे सबके पास सब बहुत सारी कॉल्स होती है कि ये लेता था वो ले, 3:30 के पहले जरूर बता रहा। हम इंतजार करेंगे सेठी साहब का। बिल्कुल नहीं, सेठी साहब का तो कॉल्स कमाल की है। और सबसे बड़ी बात है, खराब मार्केट में इतना हम हिम्मत करके, सेंसिबल कॉल्स हैं वो, जो वाकई में 1-2 दिन में चल जाती है, काम आ जाती है।
तो ये बड़े जबरदस्त स्टॉक सेटिस आपकी तरफ से आते हुए इस वक्त आपके लिए दोनों ही सिक्वेंट और सिग्निटी दोनों मिड कैप आईटी स्टॉक। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए दो बेहतरीन कॉल्स। पर इंडेक्स पर क्या करना है? 17,300 पर है निफ्टी, 1000 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी बैंक। आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, जब से ये खबर आई है कुछ देर पहले, तब से आप देख रहे हैं बड़ा एक्शन है। 300 पॉइंट्स ऊपर डाउ फ्यूचर्स, 1.5% से ज्यादा का उछाल नैस्डैक फ्यूचर्स में। S&P 500 फ्यूचर्स 1% ऊपर है। बॉन्ड यील्ड हालांकि अभी भी 2% पर है, वो एक चिंता की बात है। पर उसके अलावा बढ़िया एक्शन अमेरिकी फ्यूचर्स में दिख रहा है। यूरोप के बाजार 1 से 1.25% की तेजी में आपको दिख रहे हैं। एशिया तो ऑलरेडी बंद हो गया था, इसलिए थोड़ी कमजोरी थी, बट भारतीय बाजार डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तेल भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, 1.5% नीचे कच्चा तेल भी आया है इस खबर के बाद। हालांकि नेचुरल गैस अभी भी एलिवेटेड है, तो थोड़ा कमोडिटी कूल ऑफ भी आपको बनते हुए दिख रहा है। क्या करना है सर? दीप, कल सुबह हम बात कर रहे थे कि कल सुबह की कमेंट्री में एक भी ट्रिगर पॉजिटिव नहीं था। और आज हमने 2 ट्रिगर पॉजिटिव रखे थे, एक तो DIs और दूसरा FNO। हमने कहा वो मार्केट और सोल्ड। करेक्ट, और सोल्ड तब तो सुबह तो जो था ही पुट कॉल रेशियो से। करेक्ट। अभी कितना ओवरसोल्ड है मैं बोलूंगा तो आप चक्कर खा जाएंगे। अभी भी ओवरसोल्ड है। अब मतलब रिकवरी के बाद थोड़ा तो अरे भाई साहब, मतलब रिकवरी के बाद कोई ले ही नहीं रहा। आप सोचो, पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो 0.76 से 0.95, 20 बेसिस पॉइंट घटा है, लेकिन अभी ओवरबॉट नहीं है जी। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, 0.66 से 0.84। वो छोड़ दो। अब मैं आपको 2 डेटा बताता हूँ, मतलब आपके चेहरे पे 3-4 इंच की स्माइल आ जाएगी एकदम, जितनी मैक्सिमम आ सकती है। इस वक्त आप आ गए हैं 17,300 के ऊपर, ठीक है। मान लो आप 17,300 पे भी नहीं हो, 17,200 पे ही हो। 17,200 पार करते ही करीबन 1.5 करोड़ शेयर निफ्टी पर शॉर्ट हो चुके हैं। वाओ, 1.5 करोड़ से ज्यादा ही कम नहीं है। वाओ। कॉल राइटर्स 17,300 पार करते करते करीबन 2 करोड़ शेयर निफ्टी पर शॉर्ट है कॉल राइटर्स। 2 करोड़। अब इनको एक ही चीज बचा सकता है पुतिन साहब। हाँ, अगर कुछ उल्टा कर दे फिर से। हाँ, अगर कोई खबर आ जाए, आपकी किस्मत से वापस बाजार नीचे आ जाए जी, पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन, कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो सकता है, वो हमें नहीं पता। ये स्टेटमेंट आएगा, ये भी इतना नहीं पता था, अंदाजा था कि आ सकता है। ऐसा लड़ेंगे नहीं, जो लड़ना होता है वो मतलब हिंदी फिल्मों की तरह डायलॉग मारता है, मैं आऊँगा तेरी गली में तुझे पीटूंगा वैसा, या फिर वो हीरो मारता है ना क्लाइमेक्स में जाके पहले 3 डायलॉग मारेगा, फिर गोली मारने की तो जाता है, तब तक विलेन आ जाता है, उसका कोई पीछे से आ जाता है। वैसा हाल है यहाँ पे। जिनको लड़ना होता है तुरंत ही लड़ लेते हैं, ठीक है ना। 1 महीने से टाइम पास कर रहे हैं दोनों, यूक्रेन और यूक्रेन को तो खैर लड़ने टाइम पास रशिया कर रहा है। अब जो स्टेटमेंट आया उससे आप आ गया 17,300 पार करने के बाद अगर आपके 2 करोड़ शेयर्स कॉल राइटर शॉर्ट है, तो आज 3:30 बजे के पहले इनको डिसाइड ये करना है कि हमें शॉर्ट रखना है कि नहीं रखना है। अब 2 चीजें हो सकती थी, एक कि अगर कल स्टेटमेंट ये आ गया 16 तारीख यूक्रेन के राष्ट्रपति भी कर रहे थे, और अगर नहीं हुआ युद्ध तो फिर कल हमें 17,500 17,600 में भी काटना पड़ सकता है। करेक्ट। और अगर समझो हो जाता है तो हमें 16,800 भी वापस मिल सकता है। तो वो कॉल आपको लेना है। ओके। वो मुझे नहीं पता दोनों में से क्या सही होगा। ज्यादा चांसेस, सुबह भी जो हम बात कर रहे थे आज भी करें कि ज्यादा चांसेस इस बात के कि आपको ऊपर का मुंह मिल सकता है, ठीक है। तो पहली चीज है कि शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त है, और ये शॉर्ट कवरिंग बाजार को ज्यादा नीचे लाने नहीं देगी, आने नहीं देगी। और 17,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 67 लाख शेयर का। तो एक चीज क्लियर है दीप, कि अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं जी आप बोलो कि 17,300 के नीचे बंद नहीं होंगे, अब वहीं 17,000 के नीचे बंद नहीं होंगे, लेकिन डेटा वहीं दिखा रहा है कि 17,000 बेस बन गया है। ऊपर में 17,300 के ऊपर अगर हम बंद होते हैं, बहुत बढ़िया क्लोजिंग मानी जाएगी। बजट के ठीक 1 दिन पहले आप 17,363 पर बंद हुए थे। अगर उसके ऊपर बंद होते तो और भी बढ़िया, तो फिर तो लाजवाब, फिर तो ट्रेंड ही आपका वापस नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। बहुत ही कमाल। तो कुल मिलाकर ये कि मामला अभी तक ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तो होगी निफ्टी की बात। ऐसे में आप 17,400 17,500 की तरफ बढ़ सकते हैं अगले 1 से 2 दिनों में, ये डेटा में दिख रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी, 38,000 आपने पार कर लिया। 38,000 जैसे ही पार किया है दीप, आपके करीबन 70 लाख शेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट है। 70 लाख। ओहो हो, तो 70 लाख शेयर शॉर्ट है।
तो शॉर्ट कवरिंग की सहारा देगी। तो आज बचे हुए समय में अनलेस कोई खबर आ जाए तब तो मुझे नहीं पता, अदरवाइज आप ज्यादा गिरेंगे नहीं। खबर का मैं नहीं कह सकता भाई, अच्छी या बुरी कोई भी आ सकती है, डेटा के हिसाब से आप नहीं गिरेंगे, ये निश्चिंत रहे, ये क्लियर है। हाँ, तो बचे हुए समय आपको क्लोजिंग आज की जो मिलेगी दीप मजबूत मिलेगी, 17,200 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलेगी, और आई एम श्योर 37,000 में भी आपको एक अच्छी क्लोजिंग मिलनी चाहिए, बढ़िया वाली क्लोजिंग मिलेगी, जो कि आपकी कह सकते हैं कि लगभग आप 37,000 और 38,000 के बीच में है। मेरे ख्याल से 37,800 के ऊपर की क्लोजिंग मिलनी चाहिए, यानी कि यहाँ से 200-250 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क क्लोजिंग तक फिलहाल नहीं दिखती। ये देखते हैं, ये डेटा है। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, बढ़िया मूड माहौल है और सपोर्ट भी अच्छे आ रहे हैं बाजार के, यहाँ से ज्यादा आपको गिरावट नहीं आनी चाहिए अगर कुछ अनटुवर्ड्स नहीं होता है तो। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक ही रडार पे आया है, पूरा का पूरा एक्सचेंज के स्टॉक्स वन वे मूव दिखा रहे हैं। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 218। स्टॉक का नाम है IEX। IEX के अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक पिछले 10 से 15 दिनों की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस दिखा रहा है। 218 के आसपास इसमें यहाँ पे CMP पे खरीदारी करे। स्टॉक के अंदर नीचे में जो स्टॉप लॉस बनेगा 210 रुपए का बनेगा, और ऊपर में मेरे को लगता है कि इस बाउंस बैक के अंदर स्टॉक यहाँ से ऊपर में 226 रुपया, 230 रुपया, ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग बाउंस बैक टारगेट होगा। 230 का अगर लेवल टूटा तो रैली एक्सटेंड होगी और फिर और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल खरीदारी करें 226 से 230 के टारगेट्स के लिए, 210 के स्टॉप लॉस है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। IEX 226, 230 दो टारगेट, 210 का स्टॉप लॉस। बस इन साहब भी हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में, उससे पहले जल्दी से एक छोटा सा बिगुल विश्वेश जी के लिए, जल्दी से उनसे लेते हैं उनकी बेहतरीन कॉल। विश्वेश का विशेष। जी हाँ विश्वेश जी, बताएं सर। देखिए अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि IT एज अ सेक्टर शुड एक्ट एज एन इम्यून टू ऑल दिस वॉलेटिलिटी, और ऊपर से काफ़ी नीचे भी आ चुका है। तो टेक महिंद्रा मेरी ओर से बाय की सलाह है। 1800 से 1400 तक आ चुका है और अब एक बहुत ही अच्छे लेवल पे है, विच इज़ अ 200 डे एक्सपोनेंशियल। और आज अगर इस लेवल पे क्लोज हो जाता है तो वहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनेगा, जिसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 1395 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए टेक महिंद्रा। मुझे लगता है जिस हिसाब से मोमेंटम है और अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो अपसाइड में आप 1600-1640 तक के लेवल देख सकते हो। तो टेक महिंद्रा खरीदने की सलाह है अनिल जी करंट लेवल पे विद 1395 स्टॉप लॉस। ओके, ये है आपके लिए टेक महिंद्रा में खरीदारी करने की राय। आइए मुलाकात करते हैं बसीन साहब से। वसीम साहब स्वागत है। शानदार रिकवरी आती दिख रही, निचले स्तरों से 17,300 के पार भी अब निफ्टी निकलता हुआ दिख रहा है। बताएं सर, आउटलुक तेजी बरकरार रहेगी? बिल्कुल अनिल जी, आई थिंक फियर वाज द की टू बाय, और उस समय आपको पता है एक्सेसिव सेलिंग भी हो गई एंड फॉर वट एवर रीजन, और आपको पता है फियर के सामने। लेकिन 32 साल में मैं एक्सपीरियंस से जानता हूँ, व्हेन द फर्स्ट गन्स आर फायर्ड द बॉटम्स आर मेड। और आज तो आपको गन भी नहीं, कोई बॉम्ब भी नहीं हुआ, तो मुझे लगता है दिस वाज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और ग्लोबली अब मार्केट्स आर प्राइसिंग इन बॉन्ड यील्ड्स, जियोपॉलिटिक्स वो भी वापस हो गया एंड हायर रेट्स। लेकिन इंडियन मार्केट्स आर लुकिंग एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव ऑन द अपसाइड, पर्टिकुलरली जो मैं आपको कह रहा हूँ रियल एस्टेट, रीओपनिंग, जो आपके एयरलाइंस हैं वो अब बहुत तगड़ा करेंगी। आपको अपडेट भी दे दूं, गोदरेज प्रॉपर्टी आज का स्टार है। GMR 2 दिन से कह रहा हूँ, अब बुक कीजिए 41 रुपए में, 39 वाला 41 हो गया, आपको 5% सीधा मिल गया। और बॉश और DLF कायम है। DLF 400 से पहले मत बेचना और बॉश 17,000 से पहले। अब आपके लिए 2 नहीं 3 कॉल हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर, बताएं। और सुबह की आपकी कॉल तो कमाल करती दिख रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज बड़ा जबरदस्त जोश में आता हुआ है। DLF कल वाला भी मजबूत है। पीरामल भी एक और स्टॉक है जो बड़ा तेजी में बड़े एक्शन में आने की तैयारी में। आइए बताएं सर अब फ्रेश कॉल्स। तो अनिल जी सबसे पहले इंडिगो लीजिए। इंडिगो हैज बीन एन आउट परफॉर्मर, और अब ये जो अनसर्टेनिटी जाएगी, इंडिगो के नंबर्स और उसके जो यील्ड है वो हाईएस्ट एवर आए हैं। तो 2160-65 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2120।
लेकिन इसका भाव 2300 मुझे दिखता है और 2300 बहुत फास्ट स्ट्रक्चर है, 2300 से 2350। दूसरा लीजिए सिटी यूनियन बैंक, एक्सेलेंट नंबर्स इन द मिड कैप फ्रंट, 33-34 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 129, टारगेट ऑफ 139 to 140 और PEL रिपीट बाय द बेस्ट ग्रुप इन रियल एस्टेट आफ्टर अलॉन्ग विद गोदरेज। 15 मिलियन स्क्वायर फीट आपके पास बॉम्बे और थाने में है और अब जो उसका इंटीग्रेशन ऑफ DHFL और डीमर्जर ऑफ फार्मा कंपनी है ये री-रेट होएगा, तो 2450 का टारगेट है, 2210 का आज का स्टॉप लॉस है। कि तो पीरामल एंटरप्राइजेज एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी करें 2210 के स्टॉप लॉस के साथ 2450 के टारगेट के लिए। और दीप, अगर आप मुझे पूछेंगे इन तीनों स्टॉक्स में सबसे बेस्ट यही है पीरामल। और हाँ, मैं भी कब से सोच रहा, मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं भी आज के या कल के 2000 के तौर पर दूँ, क्योंकि सबसे शानदार नतीजे इसके आए एनबीएफसी। बिल्कुल, बजाज फिनसर बाकी एनबीएफसी को देखिए बहुत तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर तो रिजल्ट्स का जबरदस्त कंफर्ट को है आपके पास में कि अच्छे नतीजे के दम पर ये स्टॉक भी कमाल करने को तैयार है। मेरे ख्याल से रिजल्ट के वक्त ही 2600-2700 था। करेक्ट। हाँ, वहाँ से इतना नीचे 2200-2300 की रेंज में, तो इस स्टॉक पर फोकस करिए। ये स्टॉक एनबीएफसी में बैंक्स के साथ तेज दौड़ लगाने को तैयार। देखिए बैंक निफ्टी 1150, एनबीएफसी देखिए ना आप क्या क्या एनबीएफसी दौड़ लगा रहे हैं जबरदस्त। मुझे लगता है कि ये भी आपके लिए कमाल करने को तैयार है, बिल्कुल अच्छी तेजी के साथ आप बढ़ेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस 8% ऊपर है, केनफिन होम 5.5% ऊपर, बाकी सारी एनबीएफसी में भी बढ़िया तेजी बनती दिख रही। तो एक फोकस आपको पीरामल एंटरप्राइजेस पर भी कर लेना चाहिए। ये है बसनी साहब की तरफ से शानदार पिक्स। आइए, विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। चोपड़ा साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, बाय सेल नोटा मार्केट पर व्यू। देखिए, मुझे तो लगता है जिस तरीके की स्मार्ट रिकवरी आई है अनिल जी, अब बहुत अच्छा बाइंग सिग्नल है। लास्ट वीक आपने यही पूछा था मुझसे बाय सेल या नोटा, तो मैंने कहा था अभी मैं बाइंग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से जो 16,800 का लेवल है, मैंने आपको लास्ट वीक भी कहा था, वो टच हुआ और अब बहुत कंफर्ट है मेरे को, क्योंकि वो 200 DMA है। तो 16,800 को जो टच करा मार्केट ने, तो उसके बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया हूँ मैं कि बाइंग करी जा सकती है। और मुझे लगता है कि काफ़ी पॉकेट्स में, जिसमें फाइनेंस है, जिसमें ऑटोज़ हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बैंक्स हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और खास करके मैं कहूँगा जैसे टाटा मोटर्स है वो मेरा टॉप पिक है ऑटो क्षेत्र में। मुझे लगता है टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छा करेगा, खास करके DVR। तो DVR का मैं टारगेट देना चाहूँगा 300 का। इसके अलावा जो कंज्यूमर कंपनीज हैं, चाहे वो टाटा कंज्यूमर हो, कोलगेट हो, हिंदुस्तान लीवर हो, वो बहुत अच्छा करेंगे। और एक और जो मैं थीम ऐड करना चाहूँगा वो है गर्मियों की थीम, और इसके चलते हुए मैं 2 स्टॉक्स और यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगा अनिल जी, वो है सिम्फनी और वाडीलाल। जैसे ही अब गर्मी का आगाज़ हो रहा है, सर्दी जा रही है, मुझे लगता है 1 से 2 महीने के लिए इन कंपनीज में खरीदारी करी जा सकती है। दोनों ही अग्रणी कंपनीज हैं, एक आइसक्रीम क्षेत्र में है और दूसरी जो कूलर्स बनाती है, और इनका काफ़ी बड़ा ग्लोबल फुटप्रिंट भी है। तो मुझे लगता है कि ये सारी कंपनीज में अच्छी तेज़ी बनेगी। और आप फाइनेंशियल कंपनीज की बात कर रहे थे, तो उसमें आदित्य बिरला कैपिटल है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है 114 रुपये पे, 130-140 के टारगेट के लिए। तो ये कई सारी कंपनीज है जो मेरे रेडार पे हैं। और अनिल जी, अभी तेज़ी लगती है मुझे, और संभावना है कि अगर कोई गलत खबर नहीं आई तो हम लोग दोबारा से न्यू हाई की तरफ जाते हुए दिखेंगे। न्यू हाई बाजार में? जी बिल्कुल, अगर कोई खराब खबर नहीं आई, उसके कारण मैं कारण दे सकता हूँ उसके। नहीं सर, कारण तो पक्का हो गया, वो तो मुझे पता है। आप बोल रहे हो तो बिना सोचे समझे तो बोलोगे ना, स्ट्रॉन्ग रीजन। मतलब कितनी पार्टी चाहिए आपको? एक हिंडाल्को की, एक नए हाई की, मतलब एक बार आ जाओ आप, 7 दिन तक रोज आपको अलग अलग पार्टी देंगे मुंबई में। है, मतलब आप सोच नहीं सकते कितने लोग दुआएं देंगे आपको। मतलब पूरे हिंदुस्तान से जो प्यार मिलेगा आपको गजब का, क्योंकि काफी लोग पहली बार ऐसा साइजेबल ढंग का करेक्शन देखा है लोगों ने पिछले 1.5 साल 2 साल में, तो फंसे हुए हैं। कई बार चीजें एक्सपीरियंस से आती है, तो नेचुरली उन्हें निकलने का मौका मिला तो वो याद जरूर करेंगे। और अच्छा, आप में से और जी सर कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा। इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। उससे पहले एक बार चोपड़ा साहब कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन लेते पहले। जी सर बताएं। देखिए, बजट में हमने देखा जिस तरीके का आउटले है, जो खास करके इंफ्रा के ऊपर फोकस है, तो नौकरियां जनरेट होंगी, और विनिवेश का जो टारगेट है वो भी सरकार पूरा होते हुए दिख रहा है। LIC का IPO है, NSE का IPO है, काफ़ी बड़े दिग्गज IPOs हैं ऑफिंग में। मुझे लगता है कि बाजार में
ये सारे के सारे जो PSU क्षेत्र है उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे और PSU क्षेत्र की कंपनियां अच्छा करेंगे। अभी हम IDBI की बात भी कर रहे थे। इसके अलावा क्रेडिट पॉलिसी, जहाँ पे पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन के फियर्स की वजह से रेट्स बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो RBI गवर्नर ने इस बार रेट्स नहीं बढ़ाए, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। लिक्विडिटी बरकरार रहेगी, कंपनीज के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि उनका इंटरेस्ट आउटगो कम हो जाएगा। तो मेरे अंदाजे से काफ़ी अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है। निफ्टी ने कल 200 DMA टच किया, उसके बाद मुझे लगता है कि FIIs की खरीदारी भी धीरे धीरे हो सकता है आने वाले नए साल में अप्रैल ऑनवर्ड से या मार्च ऑनवर्ड से शुरू हो जाए। तो मैं काफ़ी होपफुल हूं कि अगर कोई खराब खबर ना आए, क्योंकि वॉर्स वगैरह का प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल होता है, वो भी जा चुकी है खबर। तो अब यहाँ से लगता है कि ये जो तिमाही रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे अनिल जी, और ये मार्केट को आगे की दिशा दिखाएंगे। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त चोपड़ा साहब की तरफ से आती हुई। आइए एक इंटरेस्टिंग खबर की तरफ बढ़ते हैं जो इक्विटी मार्केट से हटकर है, वो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। RBI के डेप्यूटी गवर्नर T रविशंकर साहब ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिए। क्या है ये स्टेटमेंट, बताने के लिए तैयार है कुशल गुप्ता। कुशल, क्या कहा है डेप्यूटी गवर्नर साहब ने? बिल्कुल सर, ये कल इवेंट होता हुआ दिखा था इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के साथ। वहां पर RBI डेप्यूटी गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर उन्होंने आउटराइट बैन करने को कहा है। तो उनकी ये सलाह है कि आप इसको पूरे सिरे से खारिज कर दीजिए, ऐसा ऑप्शन अभी भी भारत के पास है, ऐसा वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ उन्होंने क्यों कही है, क्योंकि यहाँ पे इनके 2-3 तर्क हैं। सबसे पहला तो ये कि जो रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम है उससे बाईपास करके निकलने के लिए यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का उत्पादन किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी चीज यहाँ पर आप देखिए, सरकारी नियंत्रण और बैंकिंग सिस्टम के लिए ये खतरा एक बन सकता है आगे आने वाले समय में, ऐसा उनका मानना है। साथ ही जो पॉन्जी स्कीम्स होती है उसके बराबर जो है इसको क्रिप्टो करेंसी की तुलना करते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, आप देखिए यहाँ पर इन्होंने ये चीज भी कही है कि करेंसी एसेट या किसी भी कमोडिटी की परिभाषा में यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी फिट नहीं होते हैं। और साथ ही ये कह रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें कोई भी कैश फ्लो या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू मौजूद नहीं है। तो 3-4 बड़े कारण हैं जिस वजह से यहाँ पर जो RBI के डेप्यूटी गवर्नर है T रविशंकर साहब, उन्होंने ये चीज कही है कि आप यहाँ से आउटराइट बैन क्रिप्टो करेंसी को करके चले। क्या बात है। तो लेकिन ये व्यू उनका पर्सनल लेवल पे माना जाए कि RBI की तरफ से माना जाए? सर, हम डेजिग्नेशन लगा रहे हैं और अक्रॉस मीडिया यही चीज आ रही है ना। इंटरेस्टिंग। चोपड़ा साहब, आप क्या कहेंगे? RBI डेप्यूटी गवर्नर साहब ने बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए कल। अनिल जी, ये स्टेटमेंट्स आते रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस स्पीड से क्रिप्टो करेंसी का आगाज हुआ है, करीब करीब जो मैं कहीं पढ़ रहा था, करीब 111% की ग्रोथ रेट है इसकी। और आप ये समझिए कि भारतीय लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा होल्डर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के। और इस बार तो टैक्स लगा के कहीं ना कहीं ये बात बोली भी गई है कि अगर आपने इसके द्वारा कमाई की है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है एक चर्चा का विषय है, चलती रहेंगी चर्चाएं। और नो डाउट सेंट्रल बैंक्स इसको डिस्करेज करना चाहेंगे, मगर इसकी ग्लोबल फुटप्रिंट इतना बड़ा हो चुका है और इतना मुझे लगता है कि स्ट्रांग है कि इसको नकार पाना बहुत मुश्किल होगा। तो कोई रेगुलेशन आएगा जिससे इसको लीगलाइज किया जाएगा। कभी लगाया पैसा क्रिप्टो में? चोपड़ा साहब, कभी खरीदा बेचा ऐसा कर सकते हैं ना? ऐसा एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत बार लोग करते हैं, जब तक करेंगे नहीं पता कैसे चलेगा। ऐसा कुछ किया है? मैंने अनिल जी, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, मैंने ये डॉगी कॉइन लिया था। करीब करीब जब वो 10-11 रुपए का था इंडियन रुपीस में। अच्छा। और वो 20-21 रुपए पे बेचा था। मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था, तो जस्ट फॉर टेस्टिंग मैंने कुछ ना ठीक बात है, 5,000 रुपए का कुछ उसमें ट्रांजैक्शन किया था। हाँ, कई बार जब ये होता कैसे है, क्योंकि जानकारी होना बहुत आवश्यक है अनिल जी। जब 100% जो भी इस मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं, तो ये देखना कि एक दूसरी ऐप्स चलती कैसे हैं। तो उसके अलावा मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है पर्सनल, बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा ये ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है कि इसको लीगलाइज करना में भी आने वाले समय में 1-2 साल 4 साल लग सकते हैं, पर ये लीगलाइज होगा। कुछ कंट्रीज ने ऑलरेडी कर भी दिया है। तो इसको नकार पाना तो बहुत मुश्किल है, बट हाँ, इसका कोई ना कोई रेगुलेशन होगा। अगर टैक्सेशन आ गया अनिल जी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई रेगुलेशन इज इन द ऑफिंग, कहीं ना कहीं है पाइपलाइन में। बिल्कुल। और हमारे आशु सर भी यही कहते थे, ग्लोबल पोंजी स्कीम में, याद है? उनका भी टाइटल यही था, ग्लोबल पोंजी स्कीम। वैसे भाई सर, ये जो आपने बताया ना कि 5,000 रुपए का लेके मैंने करके देखा है कि कैसे वो सही है एकदम, तभी आपको पूरा एकदम समझ में आता है। देखो,
अगर आपको मैं ये बताऊं कि या आप अपने बेटे को कि भाई बेटा देख कैसा है ना, साइकिल ऐसे चलाई जाती, पहले ऐसे साइकिल को पकड़ो, फिर पेडल मारो, फिर जब थोड़ी मोशन में आ जाए तो कूद के सीट पे बैठ जाओ। ये बोलने में बड़ा आसान लगता है, बहुत ईजी करने में। तैरने में क्या बड़ी बात है, ऐसा पहले एक हाथ आगे जाएगा, एक पीछे जाएगा, फिर 2 पैर हिलाना, तैरना सीख जाओगे। लेकिन जब आप करते हो तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है। तो इसलिए जो करके एक्सपीरियंस आता है वो गजब का है। ऐसे डबल कर लिया चोपड़ा साहब ने। हाँ, और उसमें भी कमाया। सोचो, तैरने वाला आदमी एक आध बार तो पानी में अंदर जाता है, मुंह में पानी जाता है। साइकिल चलाने वाला 2-4 बार तो घुटने फोड़े गई। सर आपने तो पहली बार में डबल कर लिया। चोपड़ा साहब बधाइयाँ, 5 का 10। इसमें एलन मस्क साहब थे तो मैं उनको काफी फॉलो करता हूँ जी, और इसीलिए मेरे को लगता है कि मेरा ये पूरा ट्रांजैक्शन ही 2 दिन का था सर। बस, ओ माय गॉड सर, गजब। कहाँ आप 2 साल 5 साल में डबल करने में लगे हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे ऐसे ही हो जाए, इतने आसानी से हो जाए। इसीलिए अगर कोई लोग कह रहे हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। चलिए आगे, इसमें तो बहस और चर्चाएं चलती रहेगी, वाद विवाद, अपने अपने विचार हैं। कोई बहुत मजबूती से इसके पक्ष में जिन्होंने पैसा बनाया या बनाना चाहते हैं वो अपनी जगह हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके बहुत विरोध में। तो दोनों तरफ की राय की अपना अपना मत है, एक दूसरे का सम्मान करें, स्वागत करें, उसमें क्या है, सीधी सी बात। अब अगर आपको लग रहा हो कि भारतीय बाजार जो 5.25 अंक बढ़े हैं, बहुत ज्यादा तेजी हो गई, बहुत ज्यादा, कब से मैं सुन रहा हूं बहुत ज्यादा तेजी हो गई, बहुत ज्यादा तेजी हो गई, तो मैं बता दूं कुछ भी नहीं हुई तेजी। दीप, कुछ भी तेजी नहीं हुई, कुछ भी तेजी नहीं ना, है। और क्यों नहीं हुई वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर जिनको लग रहा हो, हमारे एक्सपर्ट्स में भी लग रहा हो, किस किस को लग रहा हो बहुत ज्यादा तेजी होगी, जरा पूछ लेता हूँ मैं एक बार। आप में से किसी को लग रहा है तेजी किसको बहुत ज्यादा होगी? नहीं लग रहा। सुमित जी नहीं लग रहा? अच्छा, लालची इतनी तेजी हो गई तो कल तो लग भी नहीं रहा था इतना बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं लग रहा है तो सही लग रहा है। क्यों? कि जिनकी वजह से हम दुखी हैं, जिनकी वजह से हम गिरे हैं, जिनकी वजह से हम 17,000 के नीचे गए, वही दुखी नहीं है, वही नहीं गिरे हैं, और वो हमसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमारा तो बनता है। वो कौन? रशिया के मार्केट। तो हम आपके लिए खींच के लाएं 2 वो इंडेक्स जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, RTS इंडेक्स, ये रूस का इंडेक्स है, रशिया का इंडेक्स है जो 5.5% ऊपर है आज, भाई साहब देख लीजिए। और मोएक्स, ये रशिया का दूसरा इंडेक्स है जो 3.5% ऊपर है। हो गई शांति, हो गई शांति। खुद रशिया वाले तेजी कर रहे हैं अपने मार्केट में, हम किस बात की मंदी करें भाई? हम क्यों डर रहे हैं? तुम्हारे चक्कर में दुनिया डर रही है और तुम तेजी में हो। तुम तेजी में, एब्सोल्युटली। तो ये मैंने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए स्क्रीन बताई, नहीं तो आज तक हमने जिंदगी में कभी भी ये दोनों इंडेक्स दिखाए नहीं, कभी देखा ही नहीं हमने, हमारा क्या लेना देना। लेकिन कुणाल जी, कॉन्फिडेंस आ रहा है, जोश आ रहा है? अनिल जी, जोश तो आ गया था आज सवेरे ही अनिल जी, जब आपने कहा था कि जिस तरह का मार्केट है बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। और अनिल जी उसी के बाद से जोश है और लगातार जोश बना हुआ है। और अनिल जी अभी भी तेजी पूरी नहीं हुई है अनिल जी, बहुत शॉर्ट स्ट्रैप्ड हैं अभी भी। तो इसलिए अनिल जी इतनी जल्दी हथियार नहीं डालने जैसे रशिया ने डाल दिए। बिल्कुल, तो तैयार है, अभी भी हथियार डालने का वक्त नहीं। और आज के सुबह के जो स्टॉप लॉस के लेवल है 36,500 बैंक निफ्टी पर, वहां से उसके बहुत पहले से, और निफ्टी पे 16,800 16,775 के जो रखे थे, 16,839 का लो बनाया। तो स्टॉप लॉस आज आपके लॉन्ग पे ट्रिगर हुए नहीं, और अगर आपने वो रखें तो अभी भी आपके लिए फायदे की बात है। और जो सबसे ज्यादा कह रहे हैं कि नहीं 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 अभी तेजी पूरी नहीं हुई, वो है सुमित जी। तो फिर उनके लिए एक बिगुल तो बनता है, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, मुझे तेजी ज्यादा इसके लिए नहीं लग रही क्योंकि मैं एक नारा लेके बैठा हूं, अब की बार फिर 18,000 और उसके बाद 19 के पार। तो जब तक ये लेवल्स नहीं आएंगे, मेरे को ये तेजी 400-500 पॉइंट की ज्यादा बिल्कुल भी लगने वाली नहीं है। मेरे को लग रहा है मार्केट बहुत स्ट्रांग है और बहुत स्ट्रांग बाउंस बैक आ रहा है, और ये बहुत जल्दी एक अच्छा मूव दिखाएगा मार्केट्स के अंदर। तो अभी जो बिगुल बचा है उसके लिए जो स्टॉक मेरे पास आया है वो बाय साइड का है। मेटल सेक्टर के अंदर लोअर लेवल से वापस से रिबाउंड आया है। 530-531 का अभी करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। हिंडाल्को के अंदर पिछले 3 से 4 दिन की गिरावट के बाद अब एक वापस से रिबाउंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। हिंडाल्को यहाँ से आज और आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव दिखाने वाला है। 520 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर के अंदर 540 और 550, ये 2 टारगेट जल्दी ही शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। 540 वाला कॉल अभी सीएमपी 7 रुपए चल रहा है, इसको खरीदारी करें। नीचे के अंदर इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे के अंदर इसमें स्टॉप लॉस लगाएं 3 रुपए का। ऊपर में टारगेट बनेगा 11 रुपए से लेके 15 रुपए तक का।
ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है और स्पॉट के जरिए भी, जिसमें ऊपर में टारगेट्स 540 से 550 के होंगे। ओके, 540 से 550 के टारगेट्स के लिए हिंडाल्को पर करके चल सकते हैं आप खरीदारी। आइए देखते हैं वागले से आपको क्या है पसंद। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, BTST है, टाटा मोटर्स बाय करके चलना चाहिए। 501, 50, 502 का भाव है। 500 का एक रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, मुझे लगता है 515, 520 तक ये स्टॉक वन वे जाना चाहिए। और एक ये जो डिस्कशन हो रहा था अनिल जी के साथ, मैं कुछ कन्वर्स करना चाहता हूँ। अनिल जी, जब भी कोई बड़े अटैक वगैरह हुए हैं, बॉटम उसके आसपास ही बने हैं। एक आध दो दिन अगर अभी तो यहाँ तो अटैक हुआ ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से मार्केट का बॉटम ऑलरेडी बन गया है और हम नए 18 के ऊपर, 18,000 के ऊपर निकलने चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत करेक्शन ऊपर नीचे न्यूज़ के बेसिस पे ये बिल्कुल हो सकता है, बट मेरे हिसाब से तो मार्केट का बॉटम बना है। मेरा टाटा मोटर्स का स्टॉप लॉस 495 का रहेगा। 515, 518 तक के टारगेट्स मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में मिलने चाहिए। फेवरेट मिठाई का नाम बताओ वागले साहब। बोलो बोलो। अनिल जी, नहीं, मैं थोड़ा ऑफ स्वीट्स हूँ। कोई बात नहीं, आपका पेटीएम अकाउंट नंबर भेज देना, डिजिटल ट्रांसफर हो जाएगा। इतनी बढ़िया बात बोली है, मिठाई तो बनती है वागले साहब की। सर बिल्कुल, अरे गजब। मतलब वागले साहब का अनुभव है, ये एक्सपीरियंस है कि कब किस तरह से सिचुएशन के हिसाब से जो बॉटम बनता है। और वागले साहब ये कह रहे हैं अभी तक तो अटैक नहीं हुआ, उसके पहले जिस तरह का रिवर्सल आया है वो साफ तौर पर दिख रहा है। और आप देख लीजिए, रशिया के मार्केट वो दिखा रहे हैं, हमारे मार्केट वो दिखा रहे हैं, तो ऐसे में वापस से 18,000 की तरफ आता हुआ दिख रहा है। सुमित जी, आपको भी बधाई, वागले साहब को धन्यवाद दे दीजिए, आपके साथ वागले साहब भी हैं इस वक्त। और हिंडाल्को के लिए धन्यवाद आप ले लीजिए चोपड़ा साहब से, बिल्कुल वो भी आपके लिए। तो बैंक से बेनिफिट आइए। आशीष जी आजकल थोड़ा काम करने लगे हैं पिछले कुछ दिनों से, हर रोज एक आध स्टॉक को घुसा देते हैं बैन में। देखते हैं आज क्या करते हैं। क्या सर, एंट्री भी एग्जिट भी? पहले एग्जिट बताओ। बाहर गैस कौन कौन है? टाटा पावर है, इंडिया बुल्स हाउसिंग, सेल, भेल, पीएनबी, आई बुल हाउसिंग, पीएनबी ना, टाटा पावर सर। एक ही दिन में, 2 ही दिन में नहीं? हाँ, लेकिन सर है ना, अभी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है क्योंकि 81% से थोड़ी सी कम आई है, 80.94% है। लेकिन जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ पोजीशंस यहाँ पर हल्की हो रही हैं, हो सकता है कि टाटा पावर जो है बैन से बाहर आ जाए। अभी तक 80% से नीचे नहीं आई, तो पॉसिबिलिटी है। पीएनबी भी सर, जैसे कि आपने राइटली सेट की, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी बन रही है क्योंकि 81% है। देर से देख रहा हूँ पोजीशंस कम नहीं हो रही है, लेकिन 81% के आसपास जो है काफी स्टेबल यहाँ पर पोजीशंस देखने को मिल रही हैं। लेकिन एंट्री भी होगी सर एस्कॉच, जिसकी जो है काफी दिनों के बाद फिर से एंट्री होने जा रही है। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है, करीब 98% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो एस्कॉच तो बैन में आ सकता है, बाकी टाटा पार हो सकता है कि बैन से बाहर आ जाए, और पीएनबी की भी जो है स्लाइट प्रोबेबिलिटी है। तो ये है आपके लिए पीएनबी जो बैन से बाहर आ सकता है। हाँ, पीएनबी भी बाहर आ सकता है, टाटा पावर के भी चांसेस हैं उसके, और एस्कॉट सब बैन में है। एस्कॉट सब ओके, तो ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट। 2 स्टॉक्स शायद बाहर आ जाएं और उसके सामने एस्कॉट्स लग रहा है एंट्री ले पाएगा इस बार। आइए चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास चार्ट कॉर्नर के लिए। बताएं सर। दीपांशु, हमारा भी चार्ट कॉर्नर पे टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स पर खरीदारी की राय है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर टाटा मोटर्स का है, बिल्कुल जो वागले जी टारगेट दे रहे हैं 515, 518 के, वो इजीली अचीव हो सकते हैं और 520, 522 तक ये स्टॉक जाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक गैप फिल होता हुआ यहां नजर आ रहा है। इसमें जो कल गैप बना था वो गैप फिल होता हुआ दिख रहा है। कल कई सारे स्टॉक्स में
आपको गैप बनता हुआ दिखा था। जिन जिन स्टॉक्स में वो गैप फिल हो रहे हैं वहां पर आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और ऐसा होता हुआ टाटा मोटर्स में दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए खरीदारी की राय दे रहे हैं। और यहां पर स्टॉप लॉस जो है वो 496 पर 496 रुपए पर केवल 6 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट होगा 520 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 530 रुपए का। खरीदारी की राय है टाटा मोटर्स में। ओके, तो टाटा मोटर्स गैप फिलअप करने की तैयारी में है। गैप कल बनाया था, आज पूरा कर दिया। आज पूरा कर दिया। अच्छा, गैप भी भरना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही गैप भरता हुआ दिख रहा है एक और शेयर जिसका जिक्र आज आप सुबह कर रहे थे, शायद मेरे ख्याल से कुणाल जी राकेश जी से आपने मुलाकात की थी इस पर। कौन सा था? रेन इंडस्ट्रीज। जरा रेन इंडस्ट्रीज देखिए, यहाँ पर भी बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। मेटल शेयरों में जो पूरा एक्शन रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है, उसका एक्शन आप दिख रहा है दिन के हाई पॉइंट पर ये भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही कुछ गैप वेप यहाँ भी बंद हो रहा है, तो बताओ कुणाल जी, चार्ट देखिए रेन इंडस्ट्रीज के। अनिल जी, मैंने सवेरे भी कहा था कि 225 का स्तर जैसे ही रेन इंडस्ट्रीज निकालेगा, यहां पर अनिल जी एक पैटर्न बन रहा है जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। और मेरी और राकेश जी की कल इस पर काफी लंबी चर्चा चल रही थी। और अनिल जी 225 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकला है, अगला पड़ाव 240 और उसके बाद 255 का लेवल है। तो रेन इंडस्ट्रीज बिल्कुल अनिल जी बहुत ही शानदार चार्ट है, खरीद करके चलना चाहिए। ये शानदार चार्ट है, खरीद कर चले। रेन इंडस्ट्री भी करने वाला है कमाल आपके लिए, ये ध्यान में रखिएगा। ये एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन है भरपूर आपके लिए, तो जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आइए नितिन जी हमारे साथ तैयार हैं एक और स्टॉक के साथ। और देखो दीप, लोग काम पे लगा के रखो तो बड़ा फायदा होता है। मैंने सेठी साहब को लगाया काम पे। हाँ, सेठी साहब का मैसेज आ गया, मैं तैयार हूँ। अरे वाह, तो जरा सेठी साहब को भी फोन लगाओ। तो पहले नितिन जी को, फिर जय ठक्कर भी तैयार है, तो नितिन जी को पहले फोन लगाया जाए। अरे फोन क्या लगाए, नितिन जी तो साथ में ही है। बिल्कुल। बताएं नितिन जी। जी यहाँ पे हम टीसीएस पे फोकस करेंगे और 3800 की यानी 3800 की कॉल ऑप्शन 66 रुपए में मिल रही है, जिसको बाय करना चाहिए इस लेवल पे। और स्टॉप लॉस हम 50 रुपए का रखेंगे। आज का लो प्राइस 51 का है, तो बहुत ज़्यादा लो और करंट प्राइस में डिफरेंस नहीं है, तो ये स्टॉप लॉस आपको छोटा मिल रहा है। और ऊपर टारगेट करीब 95 से 100 हो सकते हैं, क्योंकि आईटी में सारे स्टॉक्स में बाइंग आ रही है और टीसीएस रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, तो टीसीएस की हम एट द मनी कॉल ले रहे हैं। दूसरा रीज़न इसमें यह भी है कि 3800 की कॉल में काफ़ी कॉल राइटिंग है, जिसके ऊपर स्टॉक निकल रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग उस लहजे से भी आ सकती है। तो टीसीएस ऊपर करीब 3840-50 मुझे लग रहा है काफ़ी शॉर्ट टर्म में जा सकता है। आपके लिए राय टीसीएस पर 66 रुपए में खरीदें आप टीसीएस का ये कॉल ऑप्शन 50 रुपए का स्टॉप। अच्छा, टीसीएस में एक क्लैरिफिकेशन देना है। हमने टीसीएस की जो पाठशाला की थी उसमें हमने कहा था कि रिटेल कैटेगरी में आप 44 शेयर ही खरीदें, कि 2 लाख रुपए की रिटेल कैटेगरी होती है, करेक्ट। उसको डिवाइडेड बाई आप 4500 की बाईबैक प्राइस है जी, 2 लाख डिवाइडेड बाई 4500 तो 44 पॉइंट समथिंग आता है। तो हमने 44 शेयर कहा था। एक्चुअल जो रिटेल कैटेगरी काउंट होगी वो 23 फरवरी की रिकॉर्ड डेट है जी। तो 23 फरवरी को जो भाव बंद होगा टीसीएस का, उस पर 2 लाख से उस भाव को घटाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 4000, ठीक है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 4000 यानी कि आपके 50 शेयर हो जाएंगे। हमने सेफर साइड पे आपको 44 का था। एग्जैक्ट शेयर आपके उस दिन से आएंगे तो 2, 4, 5 शेयर हो सकता है आपके बढ़ जाए जी, वो रिस्क क्यों लेनी है? करेक्ट। तो इसलिए 44 तक रखेंगे तो आप सेफ हैं। लेकिन हाँ, अगर 45 के ऊपर भाव पहले ही निकल जाए, जो कि संभावना तो कमी है, हाँ, तो इस बार निफ्टी भी 18,000 के ऊपर हो जाएगा और उस बार बहुत ऊपर। तो इससे बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपको ढूंढे तो 23 फरवरी को जो प्राइस होगी उस प्राइस को आपको 2 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 लाख रुपए रिटेल कैटेगरी का मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है। समझो उस दिन भाव होता है 4040 रुपए, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 4040, तो जितना राउंड फिगर में शेयर मिले वो मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी के लिए अलाउ होंगे। अच्छा, आप ये समझिएगा रिटेल कैटेगरी का मतलब इतना नहीं कि उतने ही शेयर होने चाहिए, कम भी आप रिटेल कैटेगरी में आते हैं। अगर आपके पास 50 नहीं हुआ है, 45 हुआ है, 40 भी हुआ है, तब भी आप रिटेल कैटेगरी में डाल सकते हैं। अच्छा, आप समझो आप रिटेल कैटेगरी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बायबैक में भाग नहीं ले सकते, तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन तब आपका एक्सेप्टेंस रेशियो थोड़ा कम होगा। थोड़े जो शेयर आपके एक्सेप्ट होंगे वो कम होंगे, रिफंड ज़्यादा आएंगे। रिटेल कैटेगरी में थोड़ा एक्सेप्ट ज़्यादा होता है क्योंकि शेयर कम होते हैं लोगों के पास कोटे के हिसाब से, बस उतना ही फर्क है। तो आप आराम से
TCS के बायबैक में भाग लीजिए। छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन था जो मैंने कहा एक बार आपको बता दिया जाए। आइए, जय ठक्कर तैयार है और उसके बाद जुड़ने वाले हैं सेठी साहब। जय ठक्कर के लिए बिल्कुल। जय जी बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू दीपांशु। अनिल जी, आज का मार्केट तो बहुत ही जबरदस्त है, दोनों तरफ के मौके मिल रहे। मॉर्निंग में पुट में मिला जहां से लगभग 100 पॉइंट गिरा, फिर आफ्टरनून शो में फ्यूचर्स में मिला, वहां से लगभग 200 पॉइंट बढ़ा। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से क्लोजिंग आ रही है 17,300 के ऊपर आने की संभावना तो है। सो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी, फिर से सिंस अभी ये बड़ा मूव वापस आया है तो हम फिर से आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में ही एक व्यू देंगे, वो है 17,500 का। अगर आप देखें तो डेफिनेटली ये वीकली एक्सपायरी, अगर आप देखें कि वीकली एक्सपायरी अगर आप ये देखें तो 17,500 700 ये लेवल से जहां पे मैं देख रहा हूं कि अगर ये रिकवरी आ रही है तो देखने मिल सकते हैं। 55 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है जी। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस रखना होगा 12 पर। सो 12 पर आप स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट्स ऊपर में जो बनकर आ सकते हैं इसके, दैट कुड बी अराउंड 102 एंड दूसरा टारगेट जो बन रहा है दैट वुड बी 125। सो 102 125 ये दो लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। अगर ये एक्सटेंड होती है रैली 17,550 से 600 तक एक नेक्स्ट मतलब कल तक ही, और वो रैली एक्सटेंड हो गई तो हमें 102 से लेकर 125 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। 12 पर एक क्लोजिंग बेसिस पर आप स्टॉप लॉस लगाइए और 17,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लीजिए एनर्जी। जो हिसाब से ये बड़ा रिवर्सल आया है मुझे ऐसा लगता है कि और थोड़ा बहुत कंटिन्यू करेगा। मे बी ये वीकली एक्सपायरी हमें 17,500 600 के रेंज में देखने मिल सकती है, ऐसा लग रहा है मुझे। के मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर 17,500 17,600 के एक्सपायरी कर रहे हैं। मिठाई इसलिए ऑफर नहीं की क्योंकि पहले एक बार अभी किसी को किया था मैंने, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। मैं दूसरी बार फिर मैं ऑफर करे, कोई मना करे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कहा घी शक्कर का मिक्सचर ही आपके मुंह में 17,500 17,600 करवा दीजिए, मजा आ जाएगा। काफी लोग अटके हुए फंसे हुए निकलने की तैयारी में खुश हो जाएंगे, रिलीफ रैली आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 55 रुपए के आसपास खरीदिए ये कॉल और 17,500 वाला। 12 रुपए का स्टॉप लॉस 102 और 125 के टारगेट के लिए। ऑन स्पेशल डिमांड जनता की बेहद मांग पर आइए सेठी साहब ने तैयार एक बेहतरीन वायदा कारोबार की कॉल लेकर। सेठी साहब स्वागत है एक बार फिर से। देखो बार बार कॉल देने में बिगुल कितनी बार सुनने को मिलता है, मतलब है ना, तो बताइए सर अब क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक तो जैसे मैंने कमिटमेंट था मेरा F&O की एक पिक देनी है। उसके पहले एक और अपडेट अनिल जी, वापिस से जो सुबह वाला शॉर्ट टर्म पिक HG इंफ्रा थोड़ी आधे घंटे पहले चर्चा कर रहे थे, मैंने 585 में रिकमेंड किया, सुबह 610 का टारगेट था और आधे घंटे पहले 610 के टारगेट अचीव हुए। और अभी देख रहा हूँ तो 635 के लेवल आ गए हैं अनिल जी, बहुत अच्छा रन अप बताया है। और जो सुबह के दो स्टॉक की चर्चा हो चुकी थी, एक तीसरा बाकी रह गया था डेक्कन सीमेंट, जो 570 के लेवल पे रिकमेंड किया, अभी 595 96 हो गया। हालांकि बाजार ही पूरा तेज है बट स्टॉक्स भी मतलब कॉन्फिडेंस वाले स्टॉक थे तो उन्होंने अच्छा किया। अनिल जी, जो आज का F&O पिक है जो फरवरी फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है, वो स्टॉक है लीडर ऑफ द PSU बैंकिंग स्पेस। 524 रुपए में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है ये जो बाजार है, अगर कल भी बाजार तेज होता है तो PSU बैंकिंग स्टॉक्स लीड करेंगे, बैंक निफ्टी लीड करेगा और उसमें स्टेट बैंक यहाँ से मुझे लगता है 540 तक के लेवल आ सकते हैं और 515 का स्टॉप लॉस सकता है। बहुत ही दमदार नतीजे थे इस तिमाही के और बाकी बाजार के करेक्शन में ये स्टॉक आज सुबह तो 501-2 के लेवल पे भी मिल रहा था, मतलब वहां से बाजार के साथ ये चला, बट यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड आएंगे 540 के टारगेट के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। ओके, तो SBI में करने की है सलाह खरीदारी इस समय सेठी साहब की तरफ से। 540 के टारगेट्स, बढ़िया एक्शन बैंक्स में आ रहा है और कल भी सेठी साहब इस पर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक एक्स्ट्रा स्पेशल पिक देने के लिए वायदा कारोबार से SBI पर आइए। SBI पर तो अच्छा एक्शन आ सकता है, पर एक स्टॉक जो सुबह से ही कमजोर है और बाजार की रिकवरी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करा इसने, वो है मन्नापुरम फाइनेंस। सुबह 12% तक नीचे गिरा था, अभी भी वहीं पर आपको दिखेगा 11% की गिरावट मन्नापुरम फाइनेंस में। क्यों इतना खराब रिएक्शन आ रहा है? कल मार्केट आवर्स में नंबर्स आ गए थे, पर आज इतना खराब रिएक्शन क्यों है? आइए इसके बारे में जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, क्या देखा है बाजार ने नंबर्स में जो इतनी बड़ी कट आ रही है इस पर?
बिल्कुल, आप देखिए कल हम जब देख रहे थे नंबर्स जब आए तभी भी थोड़ा सा रिएक्शन आया था, लेकिन उसके बाद जो गाइडेंस आती हुई दिखी और जो कॉन कॉल होता हुआ दिखा उसमें हमने देखा कि बिल्कुल भरोसा नहीं था मैनेजमेंट का, कॉन्फिडेंस नहीं था और इसके चलते ज़्यादा जो गिरावट है वो आज की ट्रेडिंग सेशन में आती हुई दिखी। सबसे पहले नंबर्स बता देती हूँ मैं आपको। नेट इंटरेस्ट इनकम में 12% तक की गिरावट थी, अनुमान से काफ़ी कमज़ोर, और जो मुनाफा है वो 46% तक कम होता हुआ दिखा है, लगभग आधा हो गया। 483 था, वहाँ से घटकर 261 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखा है। तिमाही आधार पर भी गिरावट हमने देखी है। दरअसल आप देखिए जो गोल्ड फाइनेंसिंग में यील्ड्स हैं वहां पे कंपटीशन काफी बढ़ चुकी थी। उनके जो हाई प्रीमियम वाले जो कस्टमर्स हैं वो एनबीएफसीज और बाकी जो बैंक्स हैं वो अक्वायर करते हुए दिख रहे थे। तो मार्केट शेयर को वापस से अक्वायर करने के लिए मनप्पुरम ने अपने जो यील्ड्स हैं वो कम कर दिए, और क्योंकि उन्होंने यील्ड्स कम कर दिए तो अब उनके जो नतीजे हैं उन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिखा, और इसी के चलते आप ये नतीजे देख रहे हैं। इसी के साथ जो गोल्ड लोन है उसका एयूएम में भी बहुत ज्यादा बढ़त आती हुई नहीं दिखी है, ये भी एक मेजर नेगेटिव पॉइंट आता हुआ दिखा। और इसके साथ ही आप देखिए अब जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है उनका कहना है कि आने वाले समय में अगर यील्ड्स बढ़ाते भी हैं वो तब भी आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा डिमांड पर, क्योंकि डिमांड पर ऑलमोस्ट 2% तक का इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था। इसके साथ ही जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस हैं वो भी काफी नेगेटिव होते हुए दिखे। सीएलएसए का ये कहना है कि खरीदारी करने की राय है, लेकिन उन्होंने अपने जो टारगेट प्राइस है वो 240 से घटाकर 190 कर दिया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में जो मार्जिन है उस पर लगातार इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही उन्होंने जो मुनाफा है उसके एस्टिमेट्स को 8% से लेकर 17% तक घटा दिया है। तो इसी के चलते आप देखिए जो यील्ड्स है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होते हुए दिखे। कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में अगर यील्ड्स वो बढ़ाते हैं तो डिमांड पर इम्पैक्ट होगा। ओके, तो ये है आपके लिए मनापुरम पर राय, और बाजार के में क्या हो रहा है इसका कोई लेन देना नहीं जी। नहीं ये कहीं और ही लिस्टेड है नीचे से इंट्राडे की सबसे बड़ी रिकवरी इस साल की होगी हमारे मार्केट में। 52 वीक लो पर भी ये स्टॉक आज के दिन में ट्रेड करता हुआ दिखा था। गजब है भाई। देखो नीचे में 840, ऊपर में 360 तो ये, और ओहो क्या बात है, 60, 420, 500, 525 पॉइंट की तेजी निफ्टी में होगी नीचे से, और बैंक निफ्टी में करीबन 700, 1500, 1600 पॉइंट नीचे से रिकवर हो गया दिन में इंट्राडे में। इससे ज़्यादा क्या लोगे। और 1778 करोड़ सेंसेक्स, ये तो 1778 ऊपर है, और नीचे से आप देखेंगे तो सेंसेक्स 56,458, 1800 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर हो चुका है। तो गजब की रिकवरी आती हुई दिख रही है। ये आपके लिए बिल्कुल एक्शन में बाजार दिन के हाई पॉइंट पर, इसलिए मैं कह रहा था डेटा बता रहे नीचे नहीं आएगा दीप। देखो कहाँ है, जहाँ से डायबिटीज ऊपर है, उल्टा ऊपर ही है, धीरे धीरे ऊपर ही। 17,310 था उस समय, वहाँ से नहीं आएगा नीचे। शॉर्ट इतने हैं ना, कहाँ से आएगा, सवाल ही नहीं है। तो शॉर्ट ही शॉर्ट हैं, भरे पड़े हैं, जबरदस्त हैं, नीचे आने के कोई चांस इस वक्त नजर आ नहीं रहे, इसीलिए आज से आपके लिए। ओके, चोपड़ा साहब से राय ली जाए। चोपड़ा साहब, कोई एक स्पेस जो आपको लगता है खरीदने के लिए परफेक्ट है अभी? मुझे लगता है अनिल जी ऑटो क्षेत्र बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि देखिए 4-5 सालों से हम देख रहे थे ऑटो क्षेत्र में बहुत सारी कंफ्यूजन थी। BS4 से BS6 हुआ, फिर उसके बाद अभी जो काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं EV को लेके, और अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दुनिया को और सारी ऑटो इंडस्ट्री को ये बात कंफर्म हो रही है कि आगे जाने वाला जो रास्ता है वो EV का ही है। और इसमें भी जो मेरा टॉप पिक है, मैंने पहले ही बोला, भारत का टेस्ला, टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स मुझे लगता है यहाँ से भी डेवलप हो सकता है। लंबी अवधि के जो निवेशक हैं वो ले सकते हैं, गिरावट में लीजिए, बाजार में गिरावटें मिलती रहेंगी, और टाटा मोटर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर एक क्षेत्र अगर आप मुझसे पूछते हैं, हालांकि बहुत सारे क्षेत्र हैं जो मुझे पसंद है, बट एक क्षेत्र पूछते तो मुझे ऑटो बहुत पसंद है। ओके, तो ऑटो पसंद आ रहा है चोपड़ा साहब को, टाटा मोटर्स पसंद आ रहा है। 7% की तेजी टाटा मोटर्स में इस समय आपको दिखेगी। बागे साहब और चार्ट कॉर्नर का पिक भी थोड़ी देर पहले यही काउंटर था। मुंबई में जिसे हम रिक्शा बोलते हैं ना जी, नॉर्थ में ऑटो बोलते हैं, ऑटो बोलते हैं। हाँ। हर जगह अलग अलग नाम है इसके। बिल्कुल। तो दिल्ली में जैसे अपने यहाँ सिग्नल बोलते हैं, हाँ, और दिल्ली में रेड लाइट बोलते हैं। करेक्ट। आपके वहाँ ऑटो ही बोलते हैं ना बंसल जी? आपके यहाँ क्या बोलते हो आप वो 3 व्हीलर को? बस अनिल जी, जब से ही आपने ऑटो बोला तो मैं अभी हमारा जो बजट कैफे में जब मिले थे तो रेड लाइट और सिग्नल अनिल जी मुझे याद आ रहा था, आपने उसे हाईलाइट करा है ना। बिल्कुल अनिल जी, दिल्ली में ऑटो ही बोलते हैं अनिल जी। अलग अलग नाम। रिक्शा तो उनका वो वाला होता है ना जो साइकिल, हाँ साइकिल वाला वो रिक्शा। हमारे यहाँ तो दिल्ली में कभी वैसे, मुंबई में कभी वैसे रिक्शा चले नहीं, तो यहाँ पे रिक्शा ही बोलते हैं। करेक्ट, लैंग्वेज की बात।
आइए स्ट्रैटेजी ले लें सर। यस भैया। चलिए अनिल जी की तरफ से मार्केट स्ट्रैटेजी। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बढ़िया एक्शन है सर। फ्यूचर्स पर देखिए जबरदस्त मूव आ रही है, यही रशिया वाली बात है। अब 350 पॉइंट्स ऑलमोस्ट डाउ फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं, 250 पॉइंट्स नास्डैक फ्यूचर्स, 1.25% S&P 500 फ्यूचर्स। गोल्ड के दाम गिर रहे हैं 1.5% नीचे, कच्चे तेल के दाम अब 2.5% गिरते हुए आपको दिख रहे हैं। तो थोड़ी स्टेबिलिटी वापस आ रही है और जो कमोडिटीज में बड़ी तेजी आ रही थी वो कूल ऑफ हो रहे हैं और मार्केट्स अब आपको ऊपर आते हुए दिखेंगे। सोना नीचे, कमोडिटीज नीचे, मार्केट ऊपर। हालांकि यूरोप में उतना जोश नहीं है जितना जोश है। हम कल सबसे ज्यादा गिरे भी थे ना, हमारा तो बनता है बिल्कुल, और हमारे से ज्यादा अभी भी रेशिया बढ़ा हुआ है। मेरे को थोड़ा वो देख के ऐसा लग रहा है उनसे ज्यादा तो बढ़े हैं कम से कम, लेकिन फिर भी जितनी बढ़े काबिल तारीफ। 3 से 3.5% की शानदार तेजी होती हुई दिख रही है। दीप, डेटा ये बता रहे हैं कि आपके लिए सपोर्ट पूरा है शॉर्ट कवरिंग का, लेकिन गेम डेटा का नहीं है, गेम न्यूज का है। और न्यूज अब आज कल का दिन डी डे है। मैं ये कहूँगा कि फ्रेश पोजीशन ना बनाएं, जो है उसको आप संभाल लें, उतना बहुत है, लॉन्ग हो शॉर्ट हो। और अगर भारी भरकम प्रीमियम के साथ आप हेज कर सकते हैं तो आपकी इच्छा है, नहीं तो मैनेजेबल पोजीशन रखें। ओवरनाइट पोजीशन इस वक्त मैं बनाने की राय नहीं दूंगा, फिर भी किसी को बनानी तो लॉन्ग साइड पर बनाई जा सकती है, क्योंकि 17,500 17,575 की जगह दिख रही है निफ्टी में। पहली बात ऊपर की तरफ, वहां से फिर रिव्यू करेंगे। और बैंक निफ्टी में 38,500 से 38,700 से 38,850 तक की जगह दिख रही है। 38,500 से 38,850 बेसिकली ये 350 पॉइंट की रेंज है, वहां तक की जगह दिख रही है। यानी कि यहाँ से भी निफ्टी बैंक निफ्टी में 1 से 1.5% की जगह तो मिनिमम है। तो वहां पर देखते हैं कल क्या होता है, फिर उसके बाद देखते हैं। ओके, तो बड़ा एक्शन बना रहेगा, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सर? कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय इस समय। आइए कुछ फाइनल कॉल्स ले लें क्लोजिंग से पहले। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक ही है। स्टॉक का भाव चल रहा है 370 रुपया। स्टॉक का नाम है डीएलएफ को बाय करें। अगले 2 से 4 दिन के अंदर स्टॉक में यहां से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। कल का हाई तो स्टॉक में ब्रेक हो चुका है और इस गिरावट में स्टॉक ने 200 डीएमए लेवल टेस्ट किया और वहां से ये स्ट्रॉन्ग पुलबैक बाउंस बैक दिखा रहा है। तो डीएलएफ के अंदर यहां से मेरे को लगता है ऊपर में 385 रुपए से लेके 390 रुपए तक का मूव इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल मेरे को लगता है 400 के ऊपर के लेवल डीएलएफ में देखने को मिलेंगे। स्टॉक में नीचे में जो सपोर्ट है 355 रुपए का है। 355 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 385 390 इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 375 वाला कॉल 8 रुपए 8.5 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। ऊपर के अंदर 12 रुपए से लेके 15 रुपए तक के टारगेट 375 वाले कॉल में देखने को मिल सकता है और स्पॉट लेवल के हिसाब से 390 रुपए तक के लेवल ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो अगर आप चाहें तो कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करिए या फिर सीधे खरीदारी करिए। 400 तक के फाइनल टारगेट्स आ सकते हैं डीएलएफ पर। यह है सुमित जी की राय। आइए देखते हैं जय को क्या है पसंद। बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, HCL टेक का 1180 का कॉल खरीदे, 15 रुपए 80 पैसे 15 रुपए 90 पैसे ये मिल रहा है। इसमें स्टॉप लॉस जो आपका होना चाहिए वो 9.5 का होना चाहिए। टारगेट ऊपर में जो दीपांशु इसके बन रहे हैं दैट वुड बी 24 एंड 28। 24 और 28 ऑलमोस्ट नियर टू डबल है। ये टारगेट्स के लिए अब HCL टेक का 1180 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। एंटायर IT पैक मुझे पसंद है। इनफैक्ट उसमें से एक कॉल विश्वेश ने दिया ही था, आई गेस टेक महिंद्रा पर मैंने सुना था, वो तो सही है। बट निफ्टी IT मुझे काफी पसंद है। IT इंडेक्स पर एक मॉर्निंग डोजी स्टार रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है विच इज क्वाइट पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हिसाब से आज मोमेंटम में भी एक शिफ्ट देखने मिल रहा है राइट फ्रॉम TCS टू अदर IT स्टॉक्स, मुझे ऐसा लग रहा है इंडेक्स इज हेडिंग टुवर्ड्स 35,300-400 इमीडिएट बेसिस पर मुझे ऐसा लग रहा है 36,000 के पार निकल सकता है IT इंडेक्स। तो आई थिंक HCL टेक शुड डू गुड। एंड यहाँ पे ऊपर में जो टारगेट बन रहा है HCL टेक में करीब 1210 से लेके 1230 के बन रहे स्पॉट में। यह है आपके लिए HCL टेक। IT स्टॉक्स पर रखनी है नजर, यहाँ पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है।
यहाँ पर रखिए नजर, अच्छी मूव आ रही है। एक बैंकिंग स्टॉक जहां पर नितिन जी की राय लेनी थी। नितिन जी, बंधन बैंक, वैसे तो सारी बैंक्स फाइनेंशियल्स पर मूव है, बंधन बैंक पर अभी अभी एक फ्रेश मूव आई है और 6% ऊपर है इस समय बंधन बैंक। इस पर कोई BTST ट्रेड दिखता है सर? देखिए, बंधन बैंक इस रेट पे मुझे लग रहा है जितने भी बैंकिंग है उसमें से एग्जैक्ट बंधन बैंक का डेटा असर नहीं खुल पा रहा है मेरे पास। सर दोबारा आपके पास आ जाएंगे बंधन बैंक के लिए, बट नजर रखिए बंधन बैंक पर अच्छी मूव आ रही है। आईटी की हम बात कर रहे थे तो बिरला सॉफ्ट पर रखिएगा नजर, उस पर भी अच्छा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है इस समय। HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, ये सारे काउंटर्स तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे ही रहे हैं। आइए फिर फाइनल क्लोजिंग फिगर्स की तरफ चलते हैं। जबरदस्त रिबाउंड आपको दिखा है, जिस तरह से आज सुबह अच्छी शुरुआत हुई थी और उसके बाद बाजार फिसले थे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंड ऑफ डे आप निफ्टी पर 500 पॉइंट्स की तेजी देखेंगे। बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट ऊपर रहेगा और सेंसेक्स 1750 पॉइंट्स ऊपर दिखेगा। परसेंटेज वाइज देखें तो पिछले साल के बजट के बाद 3% से ज्यादा की गेन आपको एक दिन में निफ्टी दिखा रहे हैं। तो एक साल में, बल्कि एक साल से ज्यादा में सबसे बेहतर दिन रहा है निफ्टी के लिए आज का ट्रेडिंग सेशन। टाटा मोटर्स सबसे आगे 7% की तेजी दिखाता हुआ, आइशर मोटर्स यहां पर अच्छी खरीदारी, हीरो मोटोकॉर्प में भी आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है। रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, इन तीनों दिग्गजों ने भी बाजार को दिया है सहारा। कोटक, SBI में भी अच्छी खरीदारी रही। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों पॉजिटिव थे। M&M भी पॉजिटिव आपको बनते हुए दिखा। बजाज ऑटो, इंडसइंड, भारती एयरटेल, मारुति, ICICI बैंक और HUL, साथ ही TCS यहां पर भी बढ़िया एक्शन दिखा है। ब्रेथ काफी मजबूत यहां पर, सुबह जब हमने देखा था सिर्फ एक निफ्टी स्टॉक पॉजिटिव खुला था, बाकी नेगेटिव थे। क्लोजिंग में आप देखिए तो सिर्फ 2 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव हैं, बाकी पॉजिटिव है। जबरदस्त रिबाउंड। बिल्कुल, विश्वेश जी हमारे साथ हैं। विश्वेश जी एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी देना चाहते हैं। विश्वेश जी, समय कम है, मैं बिल्कुल नहीं बजाऊंगा, बताएं सर। अनिल जी, आईटी स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है, मुझे लगता है आईटी विल, क्योंकि बहुत पहले करेक्ट हो चुका था और शायद ग्लोबल वॉलेटिलिटी से इम्यून है, तो आईटी अच्छा लग रहा है। बिरला सॉफ्ट का 440 का कॉल ऑप्शन जो अभी 17 रुपये के आसपास मिल रहा है अनिल जी, मुझे लगता है इसको खरीदना चाहिए। यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस 14 रुपये का स्टॉप लॉस रखना होगा 1414 का। 24 और 28 ये 2 टारगेट होंगे बिरला सॉफ्ट के 440 के कॉल ऑप्शन में। 24 और 28 ये 2 टारगेट, 440 का कॉल ऑप्शन आप 17 रुपये में खरीदें बिरला सॉफ्ट का। ये राय है आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से आती हुई। फाइनली दिन की समाप्ति बहुत ही मजबूत, 500 अंक ऊपर निफ्टी पर हम कर रहे हैं, 3% मजबूत। 38,182, 38,200 का लेवल आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त। 58,150, 1750 अंक ऊपर आपको सेंसेक्स नजर आएगा। एक भी इंडेक्स ऐसा है नहीं जो लाल निशान में हो। कैसे होगा, इतनी बड़ी तेजी बन रही तो होने वाला है नहीं। निफ्टी में 2 स्टॉक लाल में बंद हो रहे हैं, सिप्ला और ONGC कच्चा तेल नीचे आ गया इसलिए, और सिप्ला जो है ब्लॉक डील हुई उस वजह से। बाकी सबके सब मजबूती के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं। टाटा मोटर 7% ऊपर, आइशर 6% मजबूत, हीरो 5% मजबूत। तो ऑटो शेयरों की रफ्तार सबसे बेहतरीन और उसके ठीक पीछे आईटी शेयर। टाइटन आज सुबह सुबह मेरे ख्याल से खरीदारी करने की राय हिमांशु जी ने दी थी अपने पिक ऑफ द डे के तौर पर। देखिए उनके सारे टारगेट हासिल हो गए, गजब का कॉल हिमांशु जी का भी था। बिल्कुल सर। और मजे की बात देखिए, आज इतने सब खराब माहौल में भी पिक ऑफ द डे में हमारे सारे एक्सपर्ट की राय खरीदारी की तरफ आई। किसी ने शॉर्ट कॉल दिया नहीं सुबह के लेवल पे, तो और सुबह भी ज़्यादातर कॉल्स लॉन्ग साइड पर रहे। तो फाइनली घंटी की मधुर आवाज, मधुर आवाज बिल्कुल आज बोल सकते हैं, और ये आपके सामने होती हुई दिख रही है। तो चलिए, समाप्ति हो चुकी है। फाइनल क्लोजिंग कोई खास नीचे नहीं आएगी, यहीं आएगी, थोड़ी ऊपर ही आ सकती, कोई चिंता की बात है नहीं। आइए, बाजार बंद होने के बाद एक्शन बता दें। बिल्कुल सर। ऑटो शो जिग्निशन, आज हम आपको बताएंगे स्कोडा की नई SUV कोडियक। वाह, नाम अच्छा रखा है। इसके लुक्स, फीचर्स और परफॉर्मेंस तीनों आपको पता चलेंगे आज। साथ ही ले चलेंगे मिनी की शानदार कूपर S कन्वर्टेबल की टेस्ट ड्राइव पर। कन्वर्टेबल कार चलेगी कभी? नहीं सर, मैंने भी नहीं चलाई। मैंने भी चलाई, बहुत मन है, नहीं चलाई, मैंने भी नहीं चलाई। मतलब वो पूरी खुल जाती है, बंद हो जाती है, देखने में बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, जोरदार है। वो चलाए किधर, ट्रैफिक की 40 के ऊपर आप जा ही नहीं पाओगे। हाँ, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। हाँ, कभी दिल्ली जाएं और कुणाल जी, राकेश जी हमसे चलवा दें तो अलग बात है, क्योंकि एक बार जरूर मैंने दिल्ली में ड्राइव किया था, दिल्ली से लेके हरियाणा वाले रास्ते पे। वो उधर पूरी रोड जो है वो सही मायने में हाईवे, एकदम खाली खाली रोड, ड्राइव करने का मजा वहाँ है। फिर अब तो बहुत सारे होने लगे एक्सप्रेस वे, तो ठीक है। फिर भी जो एक्सप्रेस वे वो लखनऊ नहीं, कौन सा, आगरा की तरफ जो जाता है, दिल्ली आगरा, और एक हमारा एक्सप्रेस वे पूना वाला है, कंपैरिजन ही नहीं है। विदा लेने का वक्त है। फाइनल क्लोजिंग 17,352,
509 पॉइंट ऊपर, थैंक यू वेरी मच। सेंसेक्स 1736 पॉइंट ऊपर 58,000 के पार, और बैंक निफ्टी 38,170 पर 1260 पॉइंट ऊपर। अंत भला तो सब भला, फाइनली क्लोजिंग। हम जितने चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे हैं, उतनी ही कोशिश मुस्कुराहट लाने की या निराशा मिटाने की कर रहे हैं मृत्युंजय कुमार झा, जो हमारे साथ आ चुके हैं। कोई बात नहीं मृत्युंजय, होता कभी भी। कल आपका दिन था, आज हमारा। कल आपके सब बड़े वैसे कमोडिटीज ये हो। ठीक बात, बिल्कुल सर। आज उल्टा हो गया, सीधा उल्टा हो गया आज। सर वो मीम है ना, वक्त बदल गया, राज बदल गया, वो ऐसा ही हुआ है आज। वक्त की बात। सोना 50,000 के नीचे आ गया। बिल्कुल सर, और नीचे नहीं, बहुत नीचे आ गया, 49,500 के भी नीचे आ गया। आपने शो एकदम सही टाइम पे किया, बिल्कुल सही टाइम पे शो हुआ।